बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हेमलेट्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और गर्मियों को शदीद इंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी 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 इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी है कि इंतहा हो चुकी है गर्मी की ना। मैं तो मुझे समझ नहीं आती है, मेरा सर इस तरह से दर्द करता है हर वक्त इस गर्मी की वजह से। अगर आपके पास कोई टिप्स हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि मैं इस सर दर्द को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो लिटरली 2-2 पैनाडॉल खाने के बाद भी सुकून नहीं आता है। तो आप लाज़मी बताएं अगर इसका कोई हल है। और जब तक तो हम एसी में हैं तो हम पुरसुकून हैं, और जैसे ही हम वहाँ से निकलते हैं तो हमारा जो है वो पता नहीं, बेचारे वो लोग जो सड़कों पे फिरते हैं सारा सारा दिन, धूप में काम करने वाले लोग हैं, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं मैं तो समझ नहीं पाती हूँ। बाकी जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं उसका अल्लाह के हज़ूर लाख लाख शुक्र है। और अल्लाह पाक गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी कर दें ताकि जो लोग सारा दिन सड़कों पे फिरते हैं वो भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें और उनकी सेहत अच्छी रहे। चलिए अब जल्दी से इसके एपिसोड शुरू कर लेते हैं। वो पुरसुकून अंदाज में गाड़ी चला रहा था। घनी मूंछों तले उनाबी लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी जो अपनी जान से अजीज हस्ती के साथ होते हुए उसके लबों पर अक्सर अपना घर बनाकर रखती थी। हम लेट हो रहे हैं साईं, प्लीज गाड़ी जल्दी चलाएं, हम पहले ही बहुत ज्यादा देर कर चुके हैं। देखें, आपका फोन फिर बजने लगा है। उसने एक नजर उसे देखा और फिर उसे फोन की जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश की। जो कभी एक नजर सड़क की जानिब देखता तो फिर निगाह उसी पर जमा लेता। साईं के दिल का करार, ये फोन आज की तारीख में बजता ही रहेगा। तुम इस फोन की तरफ नहीं, अपने साईं पर ध्यान दो जो तुम्हारे इस हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए कब से तड़प रहा है। क्यों अपने चेहरे पे ये दुखी और मायूस किस्म के एक्सप्रेशन लाती हो? तुम्हारे मायूस होने पर या बार बार मुझे फोन की जानिब मुतवज्जा करने पर हम जल्दी नहीं पहुंच जाएंगे। हम उतने ही वक्त पर पहुंचेंगे जितने में हम पहुंच सकते हैं। सो प्लीज मेरा सोहना माही, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे। मुकद्दम शाह से समझाते हुए गाड़ी मोड़ने लगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था प्लीज जल्दी लिखने, लेकिन आपने मेरी कोई बात कभी नहीं मानी ना। सुबह सुबह आपको रोमांस सूझने लगता है। मजाल है जो आप कोई भी काम वक्त पर करते हो। अब ना जाने कौन है वो इंसान जो आपको कब से इतनी गंदी गंदी गालियां दिए जा रहा है और आप बस सुने जा रहे हैं, कह कुछ नहीं रहे आगे से। वो उसे देखती मायूसी से बोली तो मुकद्दम शाह दिलकशी से मुस्कुरा दिया। मेरा सोना माही, तुम्हें बुरा लगा? उसने मुझे गालियां दी। अगर तुम कहो तो बदले में मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन तब तुम कहोगी मुकद्दम साईं आप कितने बुरे हैं, कितनी गंदी गालियां देते हैं। और फिर वो भी जिगर है मेरा, दूल्हा बना हुआ है, गालियां खाता अच्छा नहीं लगेगा। और जहां तक तुमने शिकायत की सुबह सुबह रोमांस सूझने की, तो मेरी मेडिसिन है, इसके बगैर तुम्हारे मुकद्दम साईं का इलाज नहीं होता। अब तुम क्या चाहती हो? मुकद्दम शाह अपनी मेडिसिन ना ले और बीमार हो जाए? वो उसे लम्हे में खींचकर अपने बेहद करीब करता उसकी गर्दन में बाजू डाल चुका था, जबकि उसकी इस अचानक हरकत पर हुरिया बुरी तरह बौखला गई थी। वो किसी भी हद तक जा सकता था। मुकद्दम साईं, आपको अल्लाह का वास्ता है इस वक्त नहीं, प्लीज हम जा रहे हैं, वहां पहुंचे जल्दी, हम पहले ही बहुत लेट हैं। वो उसे समझाते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख चुकी थी। मैं सिर्फ एक छोटी सी किस लूंगा, आई प्रॉमिस। वो किसी छोटे से बच्चे की तरह जिद करने लगा। हूरिया ने नजर उठाकर उसकी जानिब देखा और नामे गर्दन हिलाई। अब तुम मुझे इनकार करोगी? वो उसे घूरते हुए सख्ती से सवाल करने लगा। मैं आपको कुछ नहीं कह रही, जो भी करना है घर जाकर कर लीजिएगा, वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। और तुम्हें लगता है घर चलने के बाद मैं तुमसे पूछूंगा? वो उसे घूरते हुए बोला। वो एक बार फिर से अनजाने में ही सही लेकिन उसे चैलेंज कर चुकी थी। उसकी नाराजगी को देखते हुए हुरिया ने बेइख्तियार ही अपने लब उसके गाल पर रखे थे और अगले ही लम्हे एक बार फिर से उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए अपना चेहरा छुपा लिया। वो इस वक्त उसे गुस्सा नहीं दिला सकती थी। वैसे भी 4 दिन से मरी में वो अपनी जानलेवा कुर्बत से उसकी जान मुश्किल में डाले हुए था। अब वो उसे मजीद गुस्सा दिलाकर खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए बेइख्तियार ये हरकत कर डाली, जिस पर और कुछ ना सही उसे यकीन था मुकद्दम नाराज होने के बारे में नहीं सोचेगा। बड़ी तेज हो गई हो साईं के दिल के करार, अब तो बाकी बातें घर चलकर बेडरूम में ही होंगी। वो दिलकशी से मुस्कुराता हुआ उसके माथे पे अपने लब रखता ड्राइविंग की जाने मुतवज्जा हो गया था, जिस पर हुरिया ने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। मुकद्दम ने गाड़ी फुल स्पीड में चलाते हुए अचानक किसी गाड़ी के सामने आकर ब्रेक लगाई, जिस पर हुरिया बेइख्तियार चीख उठी। अपने पीछे करदम साईं की गाड़ी आते देख दारम साईं दिलकशी से मुस्कुराया था।
एक बगैरत आ गया, बस दूसरे का इंतजार है। उसने साहिर साईं को थोड़ा फासले पर जाकर एक तरफ गाड़ी लगाने के लिए कहा ताकि वो करदम से मिल सके, लेकिन इससे पहले ही अचानक उसकी गाड़ी के सामने तेजी से कोई और गाड़ी ब्रेक लगा चुकी थी। मुकद्दम साईं सीधी तरह आ जाए, ऐसा मुमकिन है? क्या? वो गाड़ी से निकलते हुए नफी में सर हिलाता साहिर साईं से बोला तो वो बेख्तियार मुस्कुराता बाहर निकला था, जबकि दारम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सनान भी पुरसकून हो गया था। उनके यार आ चुके थे, अब कैसा गम। तुमने बहुत तंग किया मुझे। अगर आज तुम दोनों नहीं आते तो मैं तुम लोगों को कत्ल कर देता। दारम साईं मुकद्दम की जानिब बढ़ते हुए उसे अपने दिल की कैफियत बता रहा था, जबकि मुकद्दम साईं मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकलता उसके सीने से आ लगा था। तुम्हारी शादी थी साईं, कैसे ना आते। ये तो सिर्फ कुछ घंटों का सफर था, अगर 7 समंदर पार होता तब भी चला आता करदम साईं। देर से क्यों आए हैं, ये सवाल तुम इन्हीं से पूछो। भाई ठीक है कि ये इतने मसरूफ सरदार हैं, अपने गांव के ये बहाना है मानने वाला, लेकिन मुझे 2 दिन पहले फोन करके उन्होंने बताया था कि तुम्हारी शादी वाले दिन इन्हें कोई काम नहीं है। ये सुबह सुबह तुम्हारे घर पहुंचने वाले थे, तो मतलब ये बहाना तो इनका कैंसिल हो गया। अब तुम इनसे पूछो कि ये देर से क्यों आए हैं, जबकि ना तो इनके पास रोमांटिक होने का टैग है, ना तो ये फजूल में वक्त बर्बाद करते हैं, और ना ही मेरी तरह वेले हैं। इन्हें तो चाहिए था कि शादी के 5-6 दिन पहले पहुंचकर मुकम्मल तैयारियां करवाएं, जैसे तुमने करवाई थी। लेकिन ना जी ना, ये तो कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। वैसे मुझे तो पता चला था कि तुम सुबह अजान के वक्त निकल आए थे गांव पहुंचने के लिए, तो कहाँ थे सवेरे से। हमें भी तो पता चले कि इतने मसरूफ इंसान को, वक्त की पाबंदी करने वाले इंसान को ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो आप इस वक्त तक पहुंच रहे हैं। मुकद्दम को तो जैसे मौका मिल गया था करदम की टांग खींचने का, जबकि करदम उसकी बात नजरअंदाज करते हुए दारम, साहिर और सनान से मिलने लगा। हाँ भाई सरदार साईं, बताओ कहाँ थे तुम सुबह से? अगर तुम सुबह से घर से निकले हुए हो तो तुम इतने लेट क्यों हो? मैं उसे घूरते हुए सवाल करने लगा। अरे रुकें, क्यों आप लोग मेरे मासूम से शोहर के पीछे लग गए हैं? हमारी गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, इसीलिए हम लेट हो गए। अपने मासूम इकलौते शोहर को उन 4 हट्टे-कट्टे मुस्टंडों में फंसा देख धड़कन साई ने फौरन अपनी खिदमत पेश की थी, क्योंकि उसे यकीन था कि करदम यहाँ पर भी हरगिज झूठ नहीं बोलेगा और सारा इल्जाम उसी के सर पे डाल देगा कि बीवी ही ऐसी मिली है जो हर जगह लेट करवाती है, और करदम की पटाखा साई ऐसा हरगिज होने नहीं दे सकती थी। कहाँ पर खराब हुई थी गाड़ी? मुकद्दम फौरन फौरन उसके सामने आकर पूछने लगा। वहीं पर मुकद्दम साईं, जहां 1.5 महीने पहले हमारी गाड़ी खराब हुई थी बारिश में। शायद आपको याद नहीं, इससे पहले कि धड़कन कोई मजीद बहाना बनाती, पीछे से हुरिया की आवाज आई। अब अपने भाई को फंसे हुए तो वो भी नहीं देखना चाहती थी। यहाँ हमारी बात नहीं हो रही मेरा सोना माही, तुम्हारे भाई की बात हो रही है। ये लेट हो गए हैं। मुकद्दम ने उसे खामोश करवाने की छोटी सी कोशिश की। हाँ तो हम भी तो लेट हो गए थे ना 1.5 महीने पहले, जब हमारी गाड़ी बारिश में खराब हुई थी। वो उसे कुछ याद करवाते हुए बोली। रहने दो मुकद्दम साई, हम सब जानते हैं कि वो बहाना था। उस दिन तुम हुरी को लेकर कहीं घूमने चले गए थे और फिर हम सबसे झूठ बोला था तुमने। इससे पहले हुरिया कोई जवाब देती कर तुमने ही उसकी पोल खोल डाली, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इस वक्त आप बोल रहे हैं, है ना? मुकद्दम ने बेहद शरारत से उससे सवाल किया, जिस पर हुरिया ने अपने माथे पर अपना हाथ रखकर मारा था। वो अपने भाई को बचाना चाहती थी और एक भाई साहब थे जो खुद ही फंसना चाहते थे। आप बताओ दारम साईं, तुम तो कहते थे कि करदम साहब बहुत सीधे हैं, यहाँ आने में भी अपना जलेबी जैसा सीधापन किसने दिखाया है? अब वो इन सबको नजरअंदाज करता सीधा दारम से मुखातिब हुआ था। तुम ठीक कहते हो मुकद्दम साईं, मैं वाकई ही इसे सीधा समझता था, लेकिन ये भी अंदर से तुम्हारे जैसा ही निकला। दारम साईं ने अफसोस से ना में सर हिलाया, जबकि करदम परेशानी से उन्हें देख रहा था, जैसे सचमुच में आज उसका बहुत बड़ा राज पकड़ा गया हो। रिलैक्स हो जाओ करदम साईं, मुकद्दम साईं भी इंसानों में शामिल होता है। अगर तुम इस जैसे हो भी तो कोई मसला नहीं है। साहिर ने करदम के कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया, लेकिन अगले ही लम्हे दौड़ भी लगा दी, क्योंकि अब उसका मुकद्दम साईं के हाथों बचना आसान नहीं था। लो जी, हमारा ड्राइवर ही भाग गया है। लगता है शादी की गाड़ी दुल्हा मियाँ को खुद ही चलानी होगी। मुकद्दम को साहिर साईं के पीछे जाते देखकर करदम ने उसे ड्राइविंग सीट पर बैठने का इशारा किया, तो सनान भी मुस्कुराता हुआ उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया, जबकि करदम, हुरिया और धड़कन के साथ पिछली सीट पर बैठकर अब हवेली के लिए निकल चुका था। फाइनली तुम दुल्हन बन गई, लेकिन याद रखना कि तुम ये दुल्हन क्यों बनी हो। याद रखना कि कौन से ख्वाब यहाँ से लेकर तुम वहां गई हो, और सबसे खास बात, दारम शाह से फासला बनाकर रखना, उसे उसकी औकात में रखना।
खबरदार जो तुम उसके करीब गई या उसे अपने पास आने की इजाजत दी। बेहतर है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप मत बनाओ, क्योंकि इससे आगे तुम्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और डार्लिंग, बेन अब भी तुम्हारा मुंतजिर है। और एक अच्छी खबर भी, जिसके बाद तुम उसका दिल तोड़ नहीं सकती। उस बेचारे ने सिर्फ तुम्हारे लिए अपने सब घर वालों से दुश्मनी मोल ले ली है। तुमसे शादी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि वो मुसलमान होने को तैयार है। जरा सोचो कि वो तुम्हारे लिए मुसलमान होगा, तुम्हें कितना स्वाब मिलेगा, तुम कितनी अजीम इंसान कहलाओगी। बस उसकी ये शर्त है कि उसके मुसलमान होने के बाद तुम्हें उससे शादी करनी होगी। और समरा एक ही सांस में बोले जा रही थी, जबकि उसकी बातें सुनकर नूर का सर दर्द से फटने लगा और वो चिल्ला उठी, ओह बस कर दे मॉम, ये सब आप क्या कह रही हैं मुझे? कोई शौक नहीं है किसी को अपने लिए मुसलमान करने का। अगर उसे मुसलमान होने का शौक है तो सबसे पहले अल्लाह के लिए मुसलमान हो, क्योंकि इस्लाम के दायरे में दाखिल होने वाला इंसान मुसलमान तब होता है जब वो ये काम अल्लाह की रजा के लिए करता है, किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं। और जहां तक बात है दारम साईं को खुद से दूर रखने की, तो वो मेरे शोहर हैं। खुदा को मैंने उन्हें खुद से दूर करके खुद को खुदा से दूर नहीं कर सकती। मैं अपने शोहर को उसका जायज हक लेने से कभी रोकूंगी नहीं। ये शादी मैं किसी भी वजह से क्यों ना करूं, लेकिन ये शादी पूरे इस्लामी रस्म रिवाज से हुई है, और यही वजह है कि मुझे इस शादी पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप फिक्र न करें, मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ अभी भी मेरा मकसद वही है। 6 महीने बाद हर हाल में तारम साईं को छोड़कर वापस आ जाऊंगी। खैर अब मैं जा रही हूँ, मुझे बाहर बिठाया जाएगा। मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। बस यही सोचकर आपसे एक बार बात करना चाहती थी। मुझे लगा था शायद आप मुझे नई जिंदगी के हवाले से कोई एडवाइस देना चाहेंगी। उसने एक बार फिर से उसे अपनी जाने मुतवज्जा किया था, जिसमें समरा को कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तुम्हें क्या एडवाइस दूं? तुम तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। अभी इन लोगों में गए हुए तुम्हें दिन ही कितने हुए हैं कि उनका जादू तुम्हारी जुबान में बोलना भी शुरू हो गया है। तुम यहाँ से किस वजह से गई थी, लेकिन अब वहां जाकर तुम क्या करोगी, ये तो मैं तुम्हारे मुंह से सुन ही चुकी हूँ। तुम बनोगी हुक्म की गुलाम, शोहर के पैर की जूती। तो वही बनोगी जो तुम्हें दारुम शाह बनाना चाहता है। तुम उसे उसके तमाम हकूक दोगी, उसे अच्छी बीवी बनकर उसे बच्चे दोगी, उसकी हर बात पर आंख बंद करके अमल करोगी। अपनी जिंदगी उन जाहिल औरतों की तरह गुजारोगी जो पहले ही वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। तो तुम पहले से ही फैसला करके बैठी हुई हो, तो तुम्हें भला मेरी एडवाइस की जरूरत ही कहाँ है? खैर मैं फिर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरी तो यही एडवाइस है मेरी जान, कि जितना हो सके दारुम साई से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम दोनों में एक बार सारे पर्दे हट गए तो तुम्हारे लिए इसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो मर्द है, कहीं भी दिल बहला लेगा, कहीं भी बाद में दिल लगा लेगा। लेकिन तुम एक औरत हो, नुकसान तुम्हारा होगा। अगर तुम्हें आगे जाकर उससे मोहब्बत हो गई तो मसला तुम्हारे लिए होगा। मर्द मर्द होता है, याद रखना। आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है दारुम सनी तुम्हें तलाक देने से इनकार कर दे और खुद अपने उस कजन से निकाह करके अपनी जिंदगी आराम से गुजारे। तो तुम क्या सारी जिंदगी उसके बच्चे पालती रहोगी? नहीं ना। तो बेहतर है कि अभी से फासले बना कर रखो। कभी कभी अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। तुम्हें भी ये कदम उठाना होगा। तुम्हें दारुम शाह से दूर रहना होगा, ताकि वो जल्द से जल्द तुम्हें फारग करके दूसरी बीवी लाने की जल्दी करे। उससे फायदा तुम्हें ही होगा। वो जितना जल्दी तुम्हें तलाक देगा उतना जल्दी तुम यहाँ वापिस आ सकोगी। जितना हो सके तुम्हें दारुम को तंग करना है, उसे तलाक देने पर मजबूर करना है, उसे छोड़कर यहाँ वापिस आना है। तुम्हारे ख्वाब यहाँ पूरे होंगे मेरी जान, ये याद रखना। अपनी इस खूबसूरती का जादू दारुम साईं पर मत चलाना। अब फोन रखो, मुझे माइक बुला रहा है, एक पार्टी पर जाना है, फिर बात होगी, बाय। वो इतना कहकर फोन बंद कर चुकी थी। उसके लबों से उसके लिए तारीफ का एक लफ्ज भी ना निकला। अपनी बेटी को इस तरह दुल्हन के रूप में देखकर भी उसके दिल में कोई ख्वाहिश ना जागी थी। और वो गैर औरत जो आते जाते पता नहीं उस पर कितनी सूरतें दम कर चुकी थी कि उसे किसी की बुरी नजर ना लगे। नूर फोन रखने के बाद अब ये सोच रही थी कि वो किस तरह दारम साईं को अपने करीब आने से रोकेगी। वो सितमगर तो आते जाते बेवजह ही उसकी जान निकाल देता था, अब तो उसके पास एक मजबूत वजह थी। हक के मलकियत था। वो क्यों अपना हक लेने से पीछे हटता? और वो उसे कैसे रोकती? क्या उसके रोकने पे रुक जाएगा? नहीं। हाँ, लेकिन उसके धुतकारने पर वो आईने के सामने खड़ी अपने आप को देखती। मुसलसल यही सब सोच रही थी जब बाहर से बुलावा आया। इतना प्यारा कपल है माशाल्लाह। पूजी उसके बेहद करीब खड़ी हुई बोली, हमारे कपल से ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में और कोई कपल नहीं है। वो उसके कंधे पे हाथ फैलाते हुए उसे अपने करीब कर गया। मुकद्दम साईं, आपको अपने आप से ज्यादा भी कुछ अच्छा लग सकता है क्या? तुम
मुझे मेरे दिल के करार से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं लग सकता, कभी भी नहीं। आहिस्ता से उसके माथे पे लब रखते वो बिना किसी के परवाह किए खुले अल्फाज में अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा तो हुरिया ने एक चोर नजर हर तरफ दौड़ाई। शुक्र है कि कोई उनकी जानिब नहीं देख रहा था, जबकि थोड़े फासले पे धड़कन और करदम खड़े इन लोगों के साथ हंसी मजाक करने में मसरूफ थे। करदम साईं, मैं दोबारा शादी करना चाहती हूँ, मुझे दोबारा दुल्हन बनना है। वो उसके बिल्कुल करीब खड़ी बोली तो करदम मुस्कुरा दिया। सब्र करो पटाखा साईं, वक्त निकाल कर तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करूंगा। आप कैसे पूरी करेंगे मेरी ये ख्वाहिश? वो कंफ्यूज से देखने लगी। तुम्हें दोबारा शादी करनी है तो क्या दूल्हे के बगैर करोगी? वो अब मुकम्मल उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। दुल्हा दुल्हा कौन है? आप? और आपको लगता है कि मैं दूसरी बार भी आपके साथ सिर खपाऊंगी? नहीं, मैं आपसे दूसरी बार शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बोरिंग एंड अनरोमांटिक इंसान, वो नाक पकड़ती हुई बोली। तो क्या तुम्हारे लिए इमरान खान आएगा? वो उसे देखता मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। दूर खड़े लोगों को यकीनन यही लग रहा था कि वो एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे हैं। नहीं, मुझे इमरान खान से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो शाहरुख खान से शादी के बारे में सोच रही हूँ। बंदा कम अज कम रोमांटिक तो होना चाहिए ना, वो शरारत से बोली। तुम्हारा रोमांस मैं घर जाकर निकालता हूँ। वो बेहद खूबसूरती से मुस्कुराता हुआ उसके कंधे पर हाथ फैलाता उसे अपने करीब कर गया, जबकि उसका अंदाज बता रहा था कि आज धड़कन की खैर नहीं। आज वैसे ठीक से बताने वाला था कि रोमांटिक इंसान कहते किसे हैं। रूपसती और सुलता से माहौल में हुई वो दोनों ही कहीं दूर नहीं जाने वाली थी, लेकिन शायद ये वक्त ही ऐसा था जो किसी की आंखों में भी आंसू ला सकता था। अमना की आंखों में नमी थी, जबकि बड़ी बीबी तो बहुत ज्यादा रोने लगी थी। इस माहौल में सना भी बहुत अजीब महसूस कर रही थी। वो तो उसी घर में रहने वाली थी, तो इतना ज्यादा रो रही थी। सना को तो शायद हमेशा के लिए ये घर भी छोड़कर जाना पड़ता। उसे उदास देखकर जरीन ने उसे अपने बेहद करीब कर लिया, तो भूखो साई ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए उसे अपने गले से लगाया था। तानिया नूर के गले लगते हुए बहुत ज्यादा रो रही थी, जबकि बाबा साईं से मिलते हुए भी उसकी कंडीशन कुछ ऐसी ही थी। इस वक्त वो अपनी मामा को कितना मिस कर रही थी ये वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसकी माँ को इस बात का एहसास तक नहीं था। दोनों दुल्हनों को उनके कमरों तक पहुंचा दिया गया था जब सनान और दारम को मुकद्दम का मैसेज मिला। उन दोनों को मुकद्दम की दरबार में हाजिरी देने का हुक्म आया था और उसके हुक्म पर अमल करते हुए वो फौरन छत पर हाजिर थे। देखो, जैसे कि हमारे ग्रुप में ये बात सबसे ज्यादा मशहूर है कि मैं सबसे ज्यादा रोमांटिक हूँ, तो सोचा क्यों ना मैं तुम दोनों को कुछ टिप्स दे दूं। क्योंकि आज तुम दोनों के लिए बहुत अहम दिन है, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम लोगों के लिए। वो आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि दारम और सनान उसके सामने खड़े उसे बहुत गौर से सुन रहे थे। जी रांझा साईं, हुक्म करें, हमें क्या करना चाहिए? सनान ने बैठना चाहा। सनान, बेटा साईं, पहले तो सबसे ये जानो कि उस्ताद के सामने बिना इजाजत के नहीं बैठा जाता। इसीलिए खड़े रहकर मेरी बात सुनो, जैसे दारम साईं खड़ा है। मुकद्दम के हुक्म पर सनान फौरन सीधा होकर खड़ा हो गया था, जबकि करदम साईं और साहिर साईं वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे। सबसे पहले तो शुरू करते हैं रोमांस से। शादीशुदा जिंदगी में सबसे अहम चीज होती है रोमांस। और रोमांस कहाँ से शुरू होता है बताओ? वो उन्हें देखते हुए सवाल करने लगा। हाथों से, सनान ने जवाब दिया। दिल से, दारम ने कुछ सोचते हुए कहा। अरे निकम्मो, रोमांस आर से शुरू होता है। मैं इंग्लिश वाले रोमांस की बात कर रहा हूँ, तुम लोगों के अंदर मचलते जज्बात वाले रोमांस की नहीं। मुकद्दम ने उन दोनों को घूरते हुए कहा तो वो दोनों लम्हे में ही शर्मिंदा से हो गए। दूसरी अहम चीज होती है फीलिंग्स। बताओ, फीलिंग्स कहाँ से शुरू होती हैं? एफ से, दोनों ने यकजुबान होकर जवाब दिया। अरे बेवकूफो, मैं असली फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश वाली फीलिंग्स की नहीं। एफ, क्या तुम दोनों के चाचा का पुत्र है? फीलिंग्स शुरू होती है दिल से। कैसे निकम्मे स्टूडेंट मिले हैं मुझे, सब लोगों को सिखाते हुए तो रात ही बर्बाद हो जाएगी। बैठ जाओ तुम दोनों, मैं बताता हूँ तुम लोगों को रोमांस का मतलब। वो उन दोनों को बैठने का इशारा करते हुए पता नहीं कौन सी पट्टियां पढ़ने लगा, जबकि करदम और साहिर साईं इन दोनों की क्लास लगने पर बहुत खुश हो रहे थे। ये तो वो वाहिद मौजू था जिसमें मुकद्दम साईं इन सबसे बहुत आगे था। उन्होंने खुद ही मुकद्दम को रांझा साईं का नाम दिया था, क्योंकि मुकद्दम सच में किसी रांझे से कम नहीं था। उसकी हुरिया के लिए बेपनाह मोहब्बत उसे उन सबसे अलग बनाती थी। धर्म हमेशा से कहता था, अगर मोहब्बत करनी है तो मुकद्दम साईं की तरह करो। हर कदम पर साथ निभाओ, हर मुश्किल में कदम से कदम मिलाओ। मोहब्बत तो सब करते हैं, लेकिन मुकद्दम शाह जैसी मोहब्बत कोई कोई कर सकता है। वो इन सब का लव गुरु था। इन दोनों के आने से पहले वो साहिर को भी मोहब्बत की टिप्स दे रहा था, जो आगे जाकर उसके भी काम आने वाली थी।
और अब कुछ जाने से पहले इन दोनों के लिए भी आसानी पैदा करना चाहता था। वो दोनों उसके पास बैठे उसकी सारी बातें बहुत गौर से सुन रहे थे। लेकिन मुकद्दम ने जब ये कहा कि अपने हमसफर से कुछ छुपाओ मत, राज जिंदगी को मुश्किल कर देते हैं, तो सनान के दिल को कुछ हुआ था। उसने बेइख्तियार ही मुकद्दम की जानिब देखा था, जो उसी को ही देख रहा था। वो उसे कितने दिन से समझा रहा था कि नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले पुराने सारे राज खोलकर गर्निश के सामने रख दो। हो सकता है वो आने वाली जिंदगी में तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करे। वो भी बातों ही में ही मसरूफ थे जब हूरिया और धड़कन ढेर सारे गिफ्ट्स के साथ हवेली से निकली। आज रुक जाते बेटा साईं, बड़ी बीबी ने ना जाने कितनी बार उनसे कहा था। नहीं रुक सकते ना आंटी जी, आपको नहीं पता, मेरे दादा साईं ने अभी तक दवाई भी नहीं ली होगी। बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, वो बहुत जिद करते हैं। धड़कन ने माजरत करते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। आ जाओ करदम साईं, एक गाड़ी में चलते हैं, इकट्ठे सफर एंजॉय करेंगे, मुकद्दम साईं ने उसे ऑफर की थी। मैं अपना सफर अपनी बीवी के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि रात के इस खूबसूरत माहौल में मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा। करदम के अचानक कहने पर मुकद्दम ने हैरानगी से देखा। अच्छा, तो रोमांस वाले जरासीम तुम्हारे अंदर जा गए। अगर मजीद क्लास लेनी हो तो आ जाना, मैं शाम में फारिग ही होता हूँ। मुकद्दम मुस्कुराकर आंख दबाता हुरिया का हाथ थाम कर अपनी गाड़ी की जानिब चल दिया, जबकि करदम मुस्कुराते हुए धड़कन को गाड़ी में बैठने का इशारा कर चुका था। उसने कमरे के अंदर कदम रखा तो जरनिश बेड पर लहंगा फैलाए खुद को घूंघट में कैद किए बैठी हुई उसी की मुंतजिर थी। अस्सलाम वालेकुम, सनान उसके नजदीक बेड पर बैठता हुआ बोला। उसकी आवाज तो नहीं आई थी, लेकिन उसने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया था। सनान ने आहिस्ता से उसका घूंघट हटाकर पीछे किया तो वो पुरनूर चेहरा उसके सामने आ गया, जिसे देखकर उसका दिल बेतरतीबी से धड़का था। जायज रिश्ते ने दिल में हलचल सी पैदा कर दी थी। माशाल्लाह, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो खुद को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाया, जिस पर जरनिश के गाल सुर्ख होने लगे। उसने हया से अपनी पलकें झुका ली जब सनान ने आहिस्ता से उसका नाजुक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में कैद कर लिया। मैं कोई लंबी चौड़ी बातों की लिस्ट तैयार करके नहीं बैठा, और ना ही मुझे लंबे लंबे रोमांटिक डायलॉग बोलने आते हैं। तुमसे सिर्फ एक वादा मांगना चाहता हूँ जरनिश, कि आगे फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी भी मेरे बारे में कुछ भी पता चले तो तब तक यकीन मत करना जब तक मैं उस पर सच की मोहर ना लगा दूं। मेरा आज बहुत साफ है और मैं अपने आने वाले कल की भी गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अपने पास में मुझसे एक गलती हुई है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। जरनिश, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी में एक लड़की। प्लीज सनान साईं, ये मत कहिएगा कि आपके दिल में कोई और है। मैं सच में मर जाऊंगी। वो न जाने क्या बोलने जा रहा था जब अचानक जरनिश ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। मेरे दिल में सिर्फ एक लड़की है जो मेरे निकाह में है और इस वक्त मेरे कमरे में मेरे सामने बैठी है। जरनिश, कल तक मैं इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तुमसे निकाह होने के बाद मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। और जिस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ उस लड़की से मैं कोई मोहब्बत नहीं करता, और ना ही उस लड़की से मुझे कभी मोहब्बत थी। बस मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की के बारे में सब कुछ जान लो, ताकि बस फिर जाने दे सनान साईं। अगर वो लड़की आपकी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखती तो उसके बारे में जानकर मैं क्या करूंगी। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना, बस अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना है। जरनिश इस वक्त किसी और औरत के बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसे मना करते हुए बोली तो सनान बिना कुछ भी बोले साइड दराज से उसका गिफ्ट निकालने लगा। दफा करो सारी फजूल बातें, हम रोमांटिक बातें करते हैं। सनान उसका हाथ थामते हुए खूबसूरत नफीस सी अंगूठी उसकी नाजुक उंगली में पहनाते हुए शरारत से बोला तो उसकी गिरफ्त में कैद जरनिश का हाथ लर्जा, जिसको महसूस करके सनान ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपने लब रखे थे। जरनिश की इस जसारत पर बेड से उठकर दूर जरनिश उसकी इस जसारत पर बेड से उठकर दूर खड़ी खिड़की पर जा रुकी थी। वैसे मुझे नहीं पता था कि मैं इतना रोमांटिक हूँ कि मेरी बीवी मुझसे दूर भागेगी। उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में कैद किए उसके कानों में सरगोशियाना अंदाज में बोला तो जरनिश के लबों पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई, और उसकी मुस्कान को देखते हुए सनान ने उसके नाजुक से वजूद को अपनी मजबूत बाहों में कैद किया और उसे उठाकर बेड पर ले आया। जितना भागना है भाग लेना, लेकिन आज की रात मेरी है। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, सब तुम्हारे नाम। मैं तुमसे वादा करता हूँ जरनिश, मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में कैद किए और उसके माथे पर अपने लब रखता आहिस्ता आहिस्ता माथे से लबों का सफर तय करने लगा।
جبکہ زرنش نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ پوری طرح اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ محبت اور یقین کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا، جس میں اس کا شوہر اس کے ہم قدم، اس کا مضبوط سہارا بنا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے کتنا بے چین تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک ایک قدم کے ساتھ اس کی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہر لمحے کے ساتھ وہ آنے والے خوبصورت لمحات کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی پناہوں میں آنے والی تھی، اسے اپنی باہوں میں بھر کے اس کے کان میں اپنی محبت کی میٹھی سرگوشیاں کرنے کے لیے۔ اس کا دل بری طرح سے مچل رہا تھا۔ اس کا 15 سال کا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ کمرے کا تالا کھولتے ہوئے اس نے 1 سیکنڈ نہ لگایا۔ بہت سارے جذبات کے ساتھ دارم سائیں اپنے کمرے میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے 15 سال کا انتظار اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس کی بچپن کی محبت آج اس کی ہو چکی تھی، جسے وہ آج ہر حال میں اپنا لینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ کی جانب دیکھا تو بیڈ پر اسے اس کا بھاری دوپٹہ پڑا نظر آیا، لیکن وہ خود کہاں چلی گئی تھی؟ وہ سوچتے ہوئے آگے کی جانب قدم اٹھا رہا تھا جب اچانک چینجنگ روم کا دروازہ کھلا۔ وہ سادہ سے سفید لباس میں اپنے گیلے بالوں کو پھیلائے آئینے کے سامنے جا رکی تھی، جبکہ اسے تو وہ سرے سے نظر انداز کر چکی تھی۔ اس کی اس حرکت نے دارم سائیں کو اچھا خاصا غصہ دلا دیا تھا۔ وہ اس طرح اس کے جذبات کی توہین نہیں کر سکتی تھی، لیکن نہیں، شاید اس کو احساس نہیں تھا اس بات کا، شاید وہ اس کے جذبات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اپنے جذبات کی اس توہین کو اس نے معاف کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے بالکل قریب آ رکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا بازو تھامتا وہ آہستہ سے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کا انداز بہت نرم تھا، کہیں کوئی غصہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن نور نے اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ جھٹک کر فاصلہ قائم کیا تھا۔ دھارم نے بہت مشکل سے اس کے اس انداز کو برداشت کیا تھا۔ اسے ہرگز یہ امید نہ تھی کہ وہ اس سے اس طرح سے اس کے جذبات کا مذاق اڑائے گی۔ وہ اتنی بھی بچی نہ تھی۔ یہ ایک کوشش ہے دارم سائیں، آپ کو یہ بات بتانے کی کہ میرے نزدیک نہ تو آپ کے جذبات کوئی اہمیت رکھتے ہیں اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھی ریلیشن شپ بنانا چاہتی ہوں۔ میں تو اس شادی کے لیے بھی تیار نہیں تھی، لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے یہ شادی کرنی پڑی، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے یہ شادی کر لی ہے، 6 مہینے تک اس شادی کو بھی گھسیٹ لوں گی، لیکن اپنا آپ برباد نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے ساتھ 6 مہینے تک بیوی بن کے رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ سب کچھ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنی خوبصورتی اس شخص پر لوٹاؤں گی جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، جس سے میں محبت کروں گی۔ سوری ٹو سے، لیکن میں آپ کا ٹیشو پیپر نہیں بننا چاہتی۔ وہ واضح الفاظ میں کہہ رہی تھی۔ دارم نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے وہ اس کی بات کو سمجھ گیا ہو۔ تم میری بیوی ہو جانم سائیں، کوئی ٹیشو پیپر نہیں۔ وہ اب بے حد محبت سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ پلیز صرف چند لمحات کی تسکین کے لیے آپ میرے ساتھ یہ دکھاوا مت کریں۔ میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اور اگر آپ نے میرے ساتھ کسی بھی طرح کی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں چلا چلا کر سب گھر والوں کو یہاں اکٹھا کر لوں گی۔ شادی سے پہلے 2 بار آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی، تب میں نے آپ کو معاف کر دیا کیونکہ میں بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب بہتر ہوگا کہ اب آپ میری اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ میں آپ کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور بہتر ہے کہ آپ بھی فاصلہ بنا کر رکھیں۔ 6 مہینے کے بعد یہ رشتہ ختم ہو جائے گا اور پھر میں اپنے رستے، آپ اپنے رستے، اور اگر ان 6 مہینوں میں آپ نے کبھی بھی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کی عزت مٹی میں ملانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گی۔ میں ایک بالغ لڑکی ہوں، ہر صحیح غلط کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں۔ دارم سائیں، آپ شوہر ہونے کے ناطے بھی میرے ساتھ کسی طرح کی زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ میں آپ پر ریپ کیس بھی کر سکتی ہوں۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولی تو دارم کے چہرے پر اس سیریس کنڈیشن میں بھی دلکش مسکراہٹ کھل اٹھی۔ ہنسے مت، بلکہ یہ آپ سوچ لیجئے کہ اگر ایسا ہو گیا تو آپ کی بہنوں پر کیا اثر پڑے گا، اور اپنے بھائیوں کے سامنے کس طرح سے سر اٹھائیں گے، اپنے والدین کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ آپ پر تو پورا گاؤں بھی فخر کرتا ہے۔ مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ کیوں؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ تو دور رہیں مجھ سے، عزت بچی رہے گی آپ کی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی مصنوعی دھول اڑاتی مسکرا کر بولی۔ وہ کھیل رہی تھی اس کے ساتھ۔ دارم بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا اس کی بات کو۔ اس کے لہجے میں نور کہیں نہیں تھی، یہ تو سمرا کے الفاظ تھے۔ سمرا جس طرح سے چاہتی تھی اس طرح سے اپنی بیٹی کو استعمال کر رہی تھی، اور دارم سائیں اپنی بیوی کو استعمال ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اس وقت کسی قسم کی فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس وقت صرف اپنی آنے والی نئی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ میں بہت ٹیڑے قسم کا بندہ ہوں لیکن تمہارے معاملے میں ہمیشہ سیدھا ہو جاتا ہوں، لیکن میری عادت ہے میں ہر انسان کو ایک حد میں رکھتا ہوں۔ تمہاری بھی ایک حد ہے، یاد رکھنا۔
اس वक्त तुम मेरे सामने ऐसी कोई बात मत करो जो मुझे गुस्सा दिलाए, और मैं अपनी शादी की पहली रात फजूल बहस में बर्बाद नहीं करना चाहता। उसने बेहद मोहब्बत से मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया था। मतलब क्या आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? आप अपनी हवस मेरे वजूद पर पूरी करेंगे? वो उसे देखते हुए सवाल कर रही थी। दारम ने मुस्कुराकर ना में सर हिलाया। मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश क्यों करूंगा? अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अपने अल्फाज पर गौर करो। तुम बहुत गलत बातें कर रही हो और तुम्हारी बातें मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। हम आराम से बैठकर भी तो इस बारे में बात कर सकते हैं ना? वो बेहद प्यार से नरमी से समझा रहा था। आप मेरी सही और गलत बातों को छोड़ें, फिलहाल अपनी बात करें। अगर आपको ये लगता है कि मैं इन 6 महीनों में आपको अपने साथ बांध कर रखूंगी तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां चाहें जाकर अपना दिल बहला सकते हैं, जिसके साथ चाहें अपनी रातें रंगीन कर सकते हैं, जहां चाहें अय्याशी कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे आपके अफेयर के बारे में भी सब कुछ पता है और मुझे कोई एतराज भी नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी ख्वाहिशात जाकर सना के साथ पूरी कर। चट्टा। उसके अल्फाज अभी मुंह में ही थे जब कमरे में एक जन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। अगले ही लम्हे वो जमीन पर पड़ी हैरानगी से उसे देख रही थी, जिसके बर्दाश्त की अब इंतहा यहाँ तक थी। इससे पहले कि वो कुछ और समझती, दारम उसके बालों को अपनी मुट्ठी में सख्ती से कैद करके उसे वापस अपने मुकाबिल खड़ा कर चुका था। अपने किरदार पर बात बर्दाश्त कर ली मैंने, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की किसी लड़की का नाम मेरे साथ जोड़ने की? तुम मुझे बताओगी कि मैं किसके साथ अय्याशी करूंगा, किसके साथ दिल बहलाऊंगा, किसके साथ रात रंगीन करूंगा? लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि तुम मुझ पर रेप केस करोगी, चिल्ला चिल्ला कर मुझे मेरे बहन भाइयों के सामने शर्मिंदा करोगी। क्या बकवास कर रही थी कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता? क्यों? क्या मेरे छूने से तुम गंदी हो जाओगी? और क्या बकवास की तुमने? अपनी खूबसूरती तुम मुझ पर जाया नहीं करोगी। नूर बेबी, दारम शाह को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया तुमने। बहुत समझा लिया नरमी से। तुम वाकई ही प्यार की बोली नहीं समझ सकती। कब से मैं खामोशी से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम गलत हो। तुम जाना, बहुत अच्छे से सीधा करना जानता हूँ मैं तुम जैसों को। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि शायद कहीं कोई गुंजाइश निकलती हो, लेकिन नहीं। कितना गंद भरा है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अंदर। अजीब घटिया औरत है। ना खुद उसने इज्जत की जिंदगी गुजारी, ना तुम्हें गुजारने देगी। लेकिन ये बात तुम्हें इस तरह समझ नहीं आएगी मेरी जान, क्योंकि ये सब कुछ समझने के लिए तुम्हें सीधा होने की जरूरत है, और तुम्हें अब मैं सीधा करूंगा। उसे बेड पर धक्का देते हुए वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगा। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम गलत हो मेरी जान। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और यकीन करो दुनिया का कोई कानून, कोई ताकत मुझे मेरा हक लेने से रोक नहीं सकती। तुम्हारे साथ कुछ भी करने के बाद ना तो मैं अपनी बहनों के सामने शर्मिंदा होऊंगा, ना अपने भाइयों के सामने, और ना ही अपने वालिदैन के सामने जवाबदेह होऊंगा। वो उसके बेहद करीब उस पर साया करते हुए उसकी दोनों कलाइयों को थामकर बेड पर लगा चुका था। तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, याद रखना। बाकी तुम्हारी तरफ से रेप केस होने का मुंतजिर मैं भी रहूंगा। उसके लबों पर अपनी सख्त गिरफ्त जमाता वो उसे अपने मजबूत बाजुओं में कैद कर चुका था। अगर आज तुम अपनी दुल्हन का खूबसूरत रूप मेरे लिए रखती तो हालात कुछ बेहतर होते। शायद तुम्हारे इस हुस्न को देखकर तुम्हारी बेलगाम जुबान दराजी को माफ करने के बारे में सोचता, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो। उसकी नाजुक कमर को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ता, वो उसके कान में सरगोशी करता, उसे कैद कर चुका था। उसकी मजबूत गिरफ्त में वो सिर्फ फड़फड़ा कर रह गई। वो गहरी नींद में सो रही थी, जबकि दारम साईं कितनी ही देर उसे देख रहा था। उसे सोए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब आजान होना शुरू हुई। वो तो जैसे उसी के इंतजार में था। उसके खूबसूरत से चेहरे को देखते हुए दारम साईं के चेहरे पर मुसलसल एक मुस्कुराहट थी। जानम साईं, फजर की नमाज अदा करो। उसके कान पर अपने लब रखते हुए सरगोशाना अंदाज में बोला। सोने दें दारम साईं, आपने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। वो उससे जरा फासले पर होते हुए बोली तो अचानक ही दारम ने उसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में भर के अपने बेहद करीब खींच लिया। सारी रात मैंने सोने नहीं दिया, या तुम खुद सोना नहीं चाहती थी? उसके गाल पर अपने लब रखते हुए वो सवाल करने लगा, तो नूर ने पूरी आंखें खोलकर हैरानगी से उसे देखा, जबकि उसके लबों पर शरारती मुस्कुराहट ने उसे निगाहें चुराने पर मजबूर कर दिया। ये सब ठीक नहीं किया आपने मेरे साथ।
वो नजरें झुकाए बेहद नर्वस सी टूटे फूटे अल्फाज में बोल रही थी कि दारम का छत फाड़ कहका बुलंद हुआ। जानम साईं, तुम केस कब करोगी? मैं इंतजार में हूँ। वैसे तुम्हारी तरफ से केस क्या होगा? मेरे शोहर ने मेरे साथ मेरी मर्जी से जबरदस्ती की या कुछ और? वो उसे तंग करते हुए बोला तो नूर की आंखों में नमी सी चमकी। दारुम साईं, आप बहुत बुरे इंसान हैं। वो उसके करीब से उठती बेहद गुस्से से बोली, जबकि अचानक दारुम ने उसका बाजू खींचकर उसे वापस अपने करीब कर लिया। हाँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और आइंदा ये बात याद रखना कि बुरा इंसान कुछ भी कर सकता है। आखिरी बार बता रहा हूँ, तुम्हारी भी एक हद है और हद से ज्यादा मुझे कुछ भी पसंद नहीं। तुम्हारा नखरा, तुम्हारा एटीट्यूड, बदतमीजी, गुस्सा, सब सर आंखों पर, लेकिन एक हद में। चलो अब उठो, चलकर फ्रेश हो और फजर पढ़ो। वो उसका गाल थपथपाता खुद भी उठकर खड़ा हो गया। वो वॉशरूम में बंद अपने आप को आईने में देख रही थी। उसके वजूद में आज दारम साईं की खुशबू बसी हुई थी। कल रात जो भी हुआ था वो जबरदस्ती था। क्या जबरदस्ती इस तरह से की जाती है? क्या जबरदस्ती में इंसान खुद भी बहकर खुद भी अपने आप को उसकी पनाहों में छुपा लेता है? बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं मॉम को क्या कहूंगी? अब वो शख्स हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहेगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्यों मुझे इतना कमजोर कर दिया आपने उस शख्स के सामने? क्यों मुझे खोल के रख दिया उस शख्स के सामने? मैं तो अपने दिल में भी उसके लिए कोई राज नहीं रख सकती। वो तो मेरी सांसों में बसा है। उसे सब कुछ पता चल जाता है। वो सब कुछ जान लेता है। मैं कैसे उससे अपना आप छुपाऊं? क्या करूं? मैं क्या करूं? नूर आंसू बहाती वहीं जमीन पर बैठ गई। अपना सब कुछ पाकर भी वो खाली हाथ थी। क्यों था ऐसा? क्यों हो रहा था उसके साथ ये सब कुछ? उसे समझ नहीं आ रहा था। वो वॉशरूम से बाहर निकली तो दारम उसके इंतजार में था। इतना वक्त लगाता है कोई फ्रेश होने में? अंदर सो रही थी क्या? वो जाए नमाज बिछाता उससे सवाल कर रहा था। सॉरी, वो एक लफ्जी जवाब देती दूसरी जाए नमाज बिछाने लगी। मैंने सॉरी करने के लिए तो नहीं कहा। खैर कोई बात नहीं, आओ पहले खुदा का शुक्र अदा कर लें, फिर बाकी बातें करते हैं। वो दिलकशी से मुस्कुराता नमाज की नीयत बांधने लगा। शुक्र अदा? वो सवालिया अंदाज में उसे देख रही थी। उसने इतना प्यारा शोहर दिया है तुम्हें, क्या तुम उसका शुक्र अदा नहीं करना चाहोगी? वो बेहद शरारत से उसे देखते हुए बोला तो दर ने बेहद गुस्से से उसे घूर कर देखा, जिस पर वो दिलकशी से मुस्कुराया। इन कातिल निगाहों से तीर चलाना बंद करो जानम साईं। मैं जानता हूँ तुम्हारे हक में ज्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ मैं, लेकिन दिल का बुरा नहीं हूँ। यकीन करो, एक बहुत अच्छा शौहर साबित होऊंगा। लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि मैं कल रात के लिए तुमसे सॉरी करूं, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को लेकर बहुत मुतमईन हूँ और मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि अपने दिमाग से ये फजूलियात निकाल कर अपनी और मेरी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। आगे खूबसूरत जिंदगी बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रही है। अपने दिमाग से हर तरह की गलत सोच को निकाल दो। मैं तुम्हारी सोच को गलत नहीं कहता। तुम मुझे नहीं जानती, मेरी नेचर को नहीं समझती, इसीलिए शायद तुमने कल रात वो सब कुछ बोल दिया होगा। लेकिन तुम्हारा लहजा, तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारा अंदाज गलत था। जिसकी सजा आपने मेरे साथ ये सब करके दी है। वो उसकी बात काटते हुए बोली और साथ ही नजरें झुका गई, क्योंकि कल रात जो कुछ भी हुआ था उसमें कुछ न कुछ अमल दखल उसका भी था। कल रात जो कुछ भी हुआ उसे जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि कल रात वो खुद भी उसकी बेपनाह चाहतों के सामने अपना आप हार गई थी। वो सजा नहीं जानम साईं, मेरा हक है। हाँ, तुम पर हाथ उठाया, यह गलती की है मैंने शदीद गुस्से में। शायद गलती हो गई मुझसे, जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। मैं औरत पर हाथ उठाना या उसे खुद से कमजोर साबित करना पसंद नहीं करता। मैंने तुम पर हाथ उठाया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। उसके लिए मैं माजरत भी करना चाहता हूँ। मैं अपनी नई जिंदगी को इतने बुरे तरीके से हरगिज शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे यकीन है कि आइंदा कभी भी मुझे तुम्हें कोई बात समझाने के लिए तुम पर हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। इसीलिए आज एक बात मैं तुम्हारे सामने क्लियर कर रहा हूँ। मेरे सामने बार बार ये 6 महीने वाली डील का नाम मत लेना। ये तुम्हारी और तुम्हारे बाप की डील है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शोहर। एक बीवी होने के नाते तुम मुझसे हर तरह का सवाल करने का पूरा हक रखती हो और मैं तुम्हारा जवाबदेह हूँ। इस तरह एक शोहर होने के नाते मैं तुमसे हर तरह का सवाल करने का हक रखता हूँ। हर तरह से अपनी मोहब्बत जताने का हक रखता हूँ। खुलकर अपने जज्बात का इजहार करने का हक रखता हूँ। और जहां तक बात है तुम्हें ना छूने की, तो मैं तुम्हें छूने का भी हक रखता हूँ। तुमसे प्यार करने का भी हक रखता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी जीने का भी हक रखता हूँ।
जब तक तुम मेरे निकाह में हो और तुम क़यामत तक मेरे निकाह में रहोगी, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। अब नमाज पढ़ लें, बहुत वक्त हो चुका है। अब बेशक तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर लेना या बेशक शिकायतें कर लेना, यह तुम्हारा और अल्लाह का मामला है, इसमें बोलने का मैं कोई हक नहीं रखता। वो आंख दबाता दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराते हुए अपनी नमाज शुरू कर चुका था, जबकि वो भी खामोशी से बिना कुछ भी बोले नमाज शुरू करने लगी। अपने गालों पर किसी की गर्म सांसों के लम्स को महसूस करते हुए दर की आंख खुली तो उसे खुद पर झुके हुए पाया। उठो जानम साईं, बहुत देर हो गई है, हमें नीचे चलना है। सब लोग नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आज वलीमा है और मुझे जरूरी काम के लिए भी कहीं पर जाना है, तो अपने नींदों को फिलहाल के लिए खुद पर हराम करो और जल्दी से बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। वो बेहद नरमी से उसके दोनों गालों पर बारी बारी अपने लब रखता उसके निचले लब को अपनी उंगलियों की पूरों से छूते हुए बोल रहा था। उसके चेहरे पे मुसलसल एक मुस्कुराहट रुकी हुई थी जो उसके अंदर के हालात बयान कर रही थी। तो आप जाएं, मुझे क्यों जगा रहे हैं, मैं अभी सोना चाहती हूँ। वो उसे देखते हुए निगाहें चुरा गई। ना जाने क्यों वो उससे निगाहें नहीं मिला पा रही थी। रात भर की कुर्बत और फिर खुद का हार जाना उसे बुरी तरह से शर्मिंदा कर रहा था। वो कितनी जल्दी उसकी पनाहों में अपना आप भुला बैठी थी। सच ही कहती है दुनिया, मोहब्बत इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। जानम साईं, हमारी शादी की पहली रोशन सुबह है। हमें नीचे चलना है मेरी जान, ताकि सब लोगों से दुआएं ले सकें अपनी आने वाली खुशहाल जिंदगी के लिए। चलो शाबाश, जल्दी से उठ के तैयार हो जाओ और साथ चलते हैं। उसके चेहरे पर झुकते वो बहुत प्यार से बोला। इस बार उसका शिकार उसके खूबसूरत गुलाबी लब थे। वो बेहद मोहब्बत से उसके लबों को चूमता उठकर खड़ा हो गया, जबकि उसकी इस हरकत पर वो निगाहें झुकाती करवट बदल गई, दोबारा आंखें बंद करने लगी। दारम को उसकी ये गुस्ताखी बहुत बुरी लगी थी। मतलब वो उसकी किसी बात को कोई अहमियत ही नहीं दे रही थी। इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी वो अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थी और ये चीज दारम साईं को अपना असल रूप दिखाने पर मजबूर कर रही थी। उसने एक झटके से दर की कलाई थामकर उसे बेड पर खड़ा करते हुए अपने मुकाबिल कर दिया। इस हफ्तात के लिए वो हरगिज तैयार न थी, इसलिए लड़खड़ाती हुई वो अगले ही लम्हे उसके सीने का सहारा लिए उसके वजूद के साथ जुड़ी उसी के सहारे पर खड़ी थी। ये क्या बदतमीजी है दारम साईं, क्या रात भर आपका दिल नहीं भरा कि अब भी अपनी मनमानियों पर उतर आए हैं? नहीं करने मुझे नीचे जाकर ड्रामे, नहीं दिखानी किसी को अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी। जीने दें मुझे सुकून से। कल रात अपना मकसद पूरा कर लिया ना आपने, कर लिए अपने हक वसूल। अब मुझे सुकून से सांस तो लेने दें। वो बेहद बदतमीजी से बोली थी। मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी, लेकिन तुम हो ही एक नंबर की बेवकूफ और बददिमाग लड़की। मैं तुम पर तकलीफ नहीं करना चाहता दर, मैं कितनी बार समझाऊं ये बात। मैं बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से अपनी और तुम्हारी आने वाली जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मुझे मजबूर मत करो ये सब कुछ करने पर। मैं औरत को प्यार और मोहब्बत से रखने पर यकीन रखता हूँ और मैं अब भी ऐसा ही चाहता हूँ। और जहां तक बात है कल रात की, तो मैंने तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की। इस बात की गवाह तुम खुद हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी ये बदतमीजी, ये अंदाज मैं इस कमरे के बाहर ना देखूं। बेहतर है कि इस कमरे की चार दीवारी के अंदर ही अपने अंदाज और लबो लहजे में सुधार लाओ, वरना दारम शाह का वो रूप देखोगी जिसको सोचते हुए भी तुम्हारी रूह कांप उठेगी। 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट के अंदर जल्दी से तैयार होकर बाहर निकलो। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। और अब अगर मैंने कोई भी फजूल बात सुनी तो हशर बिगाड़ दूंगा। वो उसे वॉशरूम की तरफ धक्का देता बेहद गुस्से से गुर्राया था। उसके अंदाज पर दर भी डर गई थी। वो बिना कुछ भी बोले वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो खुद भी नहीं जानती थी। वो अपनी जिंदगी को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब समरा इस बारे में पूछेगी तो वो उसे क्या जवाब देगी। दारम के अंदाज से तो साफ लग रहा था कि वो आगे जिंदगी में भी उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। कल रात जो समरा ने कहा था उसने एक एक बात दारम के मुंह पर बोल दी थी, लेकिन दारम का अंदाज उसकी सोच से बहुत आगे निकला। समरा ने कहा था कि जब वो दारम को धुतकारेगी तो वो उस पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन नहीं, दारम समरा की सोच से बहुत अलग था और शायद ही समरा कभी उसकी सोच का मुकाबला कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो किस तरह से दारम को खुद से दूर करे, किस तरह से अपने और दारम के बीच में फासला कायम करे। वो जब उसके करीब आता था वो पूरी तरह से उसकी सोच पर सवार हो जाता था। दर उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाती थी और शायद वो खुद भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था। इसीलिए तो इतनी आसानी से वो उसके एसाब पर सवार हो जाता था।
अल्लाह अल्लाह, कितना वक्त हो गया ना सनान साईं, हमें जल्दी जागना चाहिए था। पता नहीं सब लोग नीचे क्या क्या सोच रहे होंगे। जबकि उसके जल्दी जल्दी तैयार होने पर सनान मुस्कुराया। इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है जाना, हम दुल्हा और दुल्हन हैं। इतना वक्त तो लग ही जाता है। आखिर हमने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए ही तो ये इतनी लंबी शादी की है। और वैसे हमारे देर से जागने पर भी किसी को कोई मसला नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। और मेरा नहीं ख्याल कि नीचे किसी को भी हमारी गैर मौजूदगी महसूस हुई है। अगर होती तो कोई ना कोई आता तो हमें जगाने के लिए। तुम फजूल में इतनी टेंशन ले रही हो। उसके करीब आते वो नरमी से उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद करता, उसके भीगे बालों को गर्दन से पीछे करते हुए बेइख्तियार उसकी गर्दन को अपने लबों से छूने लगा। जरनिश के बदन में सनसनाहट सी होने लगी। सनान साईं, हमें नीचे चलना चाहिए, वो घबरा कर उसे पीछे हटते बोली, जबकि अचानक सनान ने उसे अपने करीब खींच लिया। तुम बहुत प्यारी हो यार, तुमसे दूर जाने को दिल नहीं करता। नीचे सब बहुत जालिम है, तुम्हें दूर कर देंगे मुझसे। मैं तुम्हें अपने बेहद करीब रखना चाहता हूँ। वो बेहद मोहब्बत से कहता, मुस्कुराकर उसके लबों पर अपने लब रख चुका था, जबकि जरनिश ने बेइख्तियार उसके कॉलर को थाम लिया था। उसके पीछे हटने पर उसने शर्माते हुए उसके सीने में अपना सर छुपा लिया, जिस पर सनान का दिलकश कहकहा कमरे में बुलंद हुआ था। ये प्यारी सी शर्मीली सी लड़की एक ही रात में उसे अपना दीवाना कर गई थी। ये क्या है जानम साईं, मुझे इस रंग से इंतहा की चिढ़ है। जाओ जल्दी से ये कलर चेंज करो, कोई अच्छा सा ड्रेस पहनो। आज तुम्हारी शादी की पहली सुबह है, तुम पर ये रंग बिल्कुल भी नहीं जचता। वो उसे ऑरेंज कलर की खूबसूरत ड्रेस में देखकर मुंह बना गया था। मुझे ये कलर बहुत पसंद है और ये ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद है। मैं बार बार चेंज नहीं करने वाली। और वैसे भी तो थोड़ी ही देर में मुझे वलीमे के लिए वो दूसरी भारी ड्रेस पहननी पड़ेगी, तो फिर अभी के लिए ठीक है। वो आईने के सामने जाकर रुकती, इस बार अपनी जुबान पर खासा कंट्रोल रखे हुए थी। नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं पसंद। मैंने बताया ना, मुझे ये कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम जाकर चेंज करो। वो अजीब से जिद्दी अंदाज में बोला। दर ने एक नजर आईने में उसे घूर कर देखा था। अब क्या मैं अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकती? वो बेहद मदम आवाज में बोली थी। तुम आज के लिए मेरी मर्जी को अपनी मर्जी बना लो, उसके पीछे खड़ा वो फरमाइशी लहजे में बोला। ना जाने क्यों उसका दिल उसकी फरमाइश पर बेख्तियार धड़का था। इस बार दर ने आईने में देखने की गलती ना की और बिना कुछ भी बोले अलमारी की जानिब चली गई। तुम्हारी ये फर्माबरदारी आगे जाकर बहुत काम आएगी तुम्हारे। वो उसके होश रुबा सरापे से निगाहें हटाता आईने में अपने बाल बनाते हुए दिलकश लहजे में बोला। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये शौक वाले कपड़े क्यों पहन रही हो? बेगम, अभी तुम्हारा शोहर जिंदा है, इसे वापस रखो वरना आग लगा दूंगा। वो उसे घूरते हुए खुद भी अलमारी के करीब आ गया और उसके हाथ से काले रंग का लिबास निकालकर अंदर फेंकते हुए खुद ही उसके लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करने लगा। आसमानी रंग की खूबसूरत फैंसी फ्रॉक को निकालकर उसने एक तनकीदी नजर डाली और फिर उसकी तरफ बढ़ाई। ये बहुत भारी है, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, वो फ्रॉक देखते हुए बोली तो दारम ने एक नजर फिर से फ्रॉक को देखा, जो उसकी निगाहों में बहुत अच्छी लग रही थी। नहीं, तुम इसे हैंडल कर पाओगी, कोई मसला नहीं होगा, पहन लो। और कौन सा तुमने सारा दिन पहनना है? अभी थोड़ी देर में तुम्हें वैसे भी वलीमे की ड्रेस पहननी है, तब तक के लिए ये तुम पर बहुत जचेगी। और वैसे भी ये मेरी फरमाइश है, शोहर की फरमाइश को टालना गुनाह है और मुझे पता है तुम मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाओगी। चलो अब बिल्कुल बहस नहीं, जल्दी से चेंज करके आओ। वो उसे जबरदस्ती चेंजिंग रूम में भेजते हुए बोला। अजीब यकीन था उसका, वो जैसे चैलेंज कर रहा था कि वो उसे कभी भी इनकार नहीं करेगी और कभी उसका दिल नहीं दुखाएगी। लेकिन नहीं, नूर को इनकार करना था। उसे कैसे भी उस पर यह बात जाहिर करनी थी कि उसकी कोई बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन कैसे? ये सब कुछ तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। दारम शाह का यकीन उसे बहुत मुश्किल में डाल रहा था। कल रात अपनी बेख्तियारी में खुद को उसे सौंप कर उसने कितनी बड़ी गलती की थी, इस बात का एहसास अब हो रहा था। इन सोचों में पड़ गई जानम साईं, जल्दी करो, हम पहले ही नीचे जाने के लिए बहुत लेट हो चुके हैं। वो उसे चेंजिंग रूम में जाने का इशारा करते हुए बोला तो वो हाँ में सर हिलाती जाने लगी कि उसका फोन पीछे बजने लगा। ये सुबह सुबह किसका फोन आ गया है? दारम साईं फोन की तरफ बढ़ने ही लगा था कि नूर ने खुद ही भागकर अपना फोन उठा लिया। उसकी जल्दबाजी ने दारम को काफी हैरान किया था। मॉम का फोन है, मैं अंदर बात कर लूंगी उनसे, वो काफी घबराए हुए लहजे में कहती फोन के साथ चेंजिंग रूम में जाकर बंद हो गई। दारम साईं कंधे उचकाता वहीं बेड पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। वो गहरी नींद में था जब उसे अपने करीब खुशबू का झोंका महसूस हुआ। उसने आहिस्ता से आंखें खोलकर देखा तो वो अभी तक कल वाले नीले लिबास में थी। वो मुस्कुराकर आंखें फिर बंद कर गया, उसे तंग करने की नीयत से।
साहिर साईं उठे ना, कितनी देर हो गई है, कब जागेंगे, इतना काम पड़ा है, जरा एहसास नहीं है आपको अपनी जिम्मेदारी का, हर वक्त सिगरेट पीते रहते हैं। साहिर साईं उठ भी जाएं, मुझे शॉपिंग पर लेकर जाना है आपने। ओ खुदाया, कहाँ फंस गई हूँ मैं इस नशई के साथ। साहिर साईं आप उठ गए हैं या मैं बाबा साईं से आपकी शिकायत करूं? हद है, सारी रात सोने मुझे नहीं देते और सुबह इनकी आंखें नहीं खुलती। साहिर साईं मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आप उठते हैं या मैं बाबा साईं से आपकी शिकायत करूं? ठीक है, फिर सोते रहें, मैं जा रही हूँ शिकायत करने। वो उसे जगाते हुए हार कर बाहर जाने ही लगी थी कि अचानक साहिर ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी जानिब खींचा। बहुत शौक नहीं है तुम्हें मासूम लोमड़ी मेरी चुगलियां करने का? उसे लम्हे में बेड पर गिरा था, वो उसके दोनों हाथ अपनी मजबूत ग्रिफ में लॉक कर चुका था। मैंने आपकी कोई चुगली नहीं की, खबरदार जो मुझ पर इल्जाम लगाया, वो सख्ती से बोली, साथ ही साथ नाक चढ़ाई। आज तक साहिर को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अचानक ही उसे उसकी इस आदत पर बहुत प्यार आया। उसके चेहरे पर झुकते हुए उसकी छोटी सी नाक पर लब रखता, उसके खूबसूरत गुलाबी होंठों पर झुक गया, उसकी सांसों को अपनी सांसों में कैद करता, वो उसकी खुशबू में बसेरा करने लगा। साहिर साईं, वो उससे दूर हटा तो गहरा सांस लेती, वो उसका नाम अपने लबों से अदा करती मुंह बना गई। नशई कहीं के, आज के बाद आप मेरे इतने करीब तभी आएंगे जब आप सिगरेट ना पिए, वरना मुझसे दूर रहें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आपका सिगरेट पीना। वो नाराजगी से कहने लगी तो साहिर मुस्कुराया और बिना उसकी नाराजगी की परवाह किए एक बार फिर से उसके लबों पर झुक गया। जब सिगरेट पीता हूँ तो तुम्हारी तलब जागती है, और जब तुम्हें अपने करीब महसूस करता हूँ तो तब सिगरेट की तलब जागती है। इसलिए बेहतर होगा कि जिस तरह से मेरी सिगरेट ने तुम्हें कबूल किया है, इस तरह तुम मेरी सिगरेट को कबूल कर लो, क्योंकि ये सिगरेट मेरी सांसों में बसी है और तुम मेरी रूह में। तुम दोनों को छोड़ना मेरे बस से बाहर है। मुझे सिगरेट पीना अच्छा लगता है, लेकिन सबसे अच्छा लगता है तुम्हारे लबों को अपने लबों से छूना। तुम सिगरेट से भी ज्यादा नशीली हो। उसके चेहरे को छूता हुआ एक बार फिर से उसके लबों पर झुकने लगा था कि अचानक मंजर बदल गया। उसने आंखें खोलकर देखा, खुशबू में बसा वजूद कहीं नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा दुपट्टे का टुकड़ा था जो कल उसके नीले सूट से फटकर दारम के कमरे के दरवाजे के साथ ही रह गया था। कल दौड़ लगाते हुए शायद उसका दुपट्टा फट गया था और इस रंग को पहचान कर उसने खुद ही ये टुकड़ा अपने पास रख लिया था, लेकिन तब भी वहां से वापस देने की नीयत से नहीं, उसे नहीं लेके आया था। मासूम लोमड़ी, तुम तो मेरे ख्वाबों तक भी आ पहुंची हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे ही ख्वाब में आकर नशेई बोलने की? और मैं क्या कर रहा था? वो खुद पर भी हैरान हुआ। खैर, मेरी तो बीवी है, क्या फर्क पड़ता है, ये सब तो शादी के बाद भी होना ही है। लेकिन उसे मुझे नशेई नहीं बोलना चाहिए था, ये बहुत ज्यादा हो गया, ख्वाब में भी बहुत ज्यादा हो गया। इसका दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना ये तो शादी के बाद कुछ ज्यादा ही फ्री हो जाएगी। खैर, सिगरेट कोई मसला नहीं है। वो अपनी उंगली में सिगरेट दबाता गहरा कश लेते हुए बोला, ये तो उसे कबूल करना ही पड़ेगा। लेकिन उसका ध्यान अपनी अगली जसारत पर गया था। क्या वो सच में सिगरेट से ज्यादा नशीली होगी? उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। मासूम लोमड़ी, अब तो एक जाम तुम्हारे लबों से भी पीना ही होगा, तभी जाकर सुकून मिलेगा। वो अपना सिगरेट खत्म करता उठकर फ्रेश होने चला गया। वलीमा शुरू हो गया था। कल की बनिस्बत आज मेहमान ज्यादा थे और दारम का कहीं कोई अता पता ना था। सब कुछ साहिर साईं और सनान साईं ने संभाल लिया था। दारम को बार बार फोन करने के बाद उन्हें पता चला कि वो नहीं आ सकता, वो बहुत ज्यादा मसरूफ है। सब लोग ही जानना चाहते थे कि आखिर दारिम साईं कहाँ चला गया, जो अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई। आज उसने लाइट पिंक कलर का बेहद खूबसूरत लहंगा जेबतन कर रखा था। आज वो कल की बानिस्बत बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर दारम की मोहब्बत के हजारों गुलाब खिले थे, लेकिन उसके साथ उसका दुल्हा नहीं था। सनान साईं जरनिश के साथ बैठा कितना मुकम्मल लग रहा था, जबकि दारम साईं ना जाने कहाँ चला गया था उसे छोड़कर। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था वो कमरे में जाते ही ये लिबास बदल देगी। अगर वो उसके साथ वलीमे की तकरीब में शामिल हो ही नहीं सकता तो वो क्यों उसका दिल रखे। मैं कमरे में जाकर ड्रेस चेंज कर दूंगी और जब मुझसे वजह पूछेंगे मैं कह दूंगी कि मैं नाराज हूँ। ये क्या बात हुई, ऐसे कोई करता है क्या? सनान अदा और जरनी शदी की हर कोई तारीफ कर रहा है और मेरे दुल्हे का कोई अता पता ही नहीं। आप सच में बहुत बुरे हैं दारम साईं, आई हेट यू। वो अपनी ही सोचों में न जाने कहां तक जा पहुंची थी जब उसे एहसास हुआ कि वो तो जरूरत से ज्यादा ही सोच रही है।
वो तो दारम के साथ ऐसा कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती थी जिसमें वो नखरे दिखाए, दारम से रूठे और दारम उसके नाज उठाए, उसे मनाए। उसने तो दारम के साथ ये ताल्लुक रखना ही नहीं था जिसे सोचकर वो इतरा रही थी। उसे तो दारम से दूर रहना था, उससे फासला बनाकर रखना था। वो अपनी बेलगाम सोचों और ख्वाहिशात को लगाम देती अपने अंदर छुपी नूर को मजीद छुपाने की कोशिश करने लगी, जो दारम की मोहब्बत, चाहत और तवज्जो को पाकर बाहर आ रही थी। ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा नहीं मर सकता। तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। ये सब साजिश है। मेरे बेटे के खिलाफ साजिश की गई है। मैं ये सब कुछ नहीं मानता। मैं तुम सबको मुअत्तल करवा दूंगा। तुम लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को कत्ल किया है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, इसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। मेरे बेटे को मारा है तुम लोगों ने। तुम लोग इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। जान ले लूंगा तुम सबकी। मालिक गुस्से से पागल हो रहा था, जबकि पुलिस स्टेशन की सीट पे शाने बेनियाजी से बैठा वो लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए उसका तमाशा देख रहा था। मैं जानता हूँ ये तुम्हारी साजिश है। ये सब कुछ तुमने करवाया है दारुम साईं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे बेटे की जान ली है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मालिक गुस्से से पागल होता हुआ दारुम की जानिब बढ़ा था, जबकि अचानक पुलिस वालों ने उसे काबू करने की कोशिश की। मालिक, मुझे अफसोस है तुम्हारे बेटे का, लेकिन यूं पागलों की तरह हरकतें करके क्या जाहिर करना चाहते हो? ये सियासत का दौर है। तुम्हारी पार्टी आने वाली है और तुम पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो। अगर यूं ही पागलपन करते रहे तो तुम्हें सीट नहीं मिलेगी। सियासत की कोई भी पार्टी तुम्हें अपने साथ लेने से इनकार कर देगी, तो हो इसे काम लो। बेटा ही मरा है, कोई क्यामत तो नहीं आ गई। क्यों बावले हुए जा रहे हो? मुझे खुद भी बहुत अफसोस है तुम्हारे बेटे का, क्योंकि मैं वाकई उसे अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन ये आधी रात को जेल से भागकर पुलिस की गोली का निशाना बन गया बेचारा। वो अफसोस से सर हिलाते हुए बोला तो मलिक ने नाम में सर हिलाया। मेरे बेटे को मुझ पर पूरा यकीन था। वो इतना बुज़दिल नहीं था कि यूं भागने की कोशिश करता। वो मेरा बेटा था, शेर का बेटा। वो इस तरह से कभी नहीं भाग सकता। मेरे बेटे को मुझ पर पूरा यकीन था। वो इतना बुज़दिल नहीं था कि यूं भागने की कोशिश करता। वो मेरा बेटा था, शेर का बेटा। वो इस तरह से कभी नहीं भाग सकता, जबकि वो जानता था कि मैं बहुत जल्द उसे जेल से आजाद करवाने वाला हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मारा है मेरे बेटे को। ये सब पुलिस वाले शामिल हैं तुम्हारे साथ। ये सब बिके हुए हैं। मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको सजा मिलेगी। तुम लोगों ने मेरे बेटे का कत्ल किया है। मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगा। वो चिल्लाते हुए बोला। अफसोस इस बात का है कि शेर का ही बेटा तो नहीं निकला, वो तो गीदड़ निकला। मलिक, वैसे तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा ही बेटा था। खैर, मैं ज्यादा पर्सनल में इंटरफेयर नहीं करता, मगर तुम्हारे बेटे का अफसोस हुआ। वो खड़ा होते हुए बाहर की जानिब कदम उठाने लगा, जब अचानक उसके सामने से गुजरते हुए उसके करीब रुक गया। आज के बाद मेरे घर की जानिब आंख उठाकर मत देखना मलिक। कहा था ना तुमसे कि अपने बेटे की लाश कंधों पर उठाने के लिए तैयार रहो। मैं अपनी बीवी के नहीं, तुम्हारे बेटे के जनाजे की तैयारी कर रहा था। अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। मैं नहीं जानता तुम्हारे बेटे के नसीब में जन्नत है या नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरे नसीब में क्या है, लेकिन हम तो सिर्फ मरहूम के लिए दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह तुम्हें सब्र दे और हदायत भी। वो एक नजर उसे देखता मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया, जबकि मलिक वहीं जमीन पर बैठा धड़े मार मार कर रोने लगा। वो उसे जेल से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका था और काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। वो कुछ दिनों में उसे जेल से आजाद करवा लेता, लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि कल रात उसने जेल तोड़कर भागने की कोशिश की, जिसमें वो एनकाउंटर में मारा गया। मलिक को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन पुलिस वालों के पास इस चीज का मुकम्मल सबूत था, और सबूत के आगे वो आवाज नहीं उठा सकता था। साईं, मुझे यकीन है अब ये मलिक खामोश नहीं रहेगा। ये जरूर कोई ना कोई गेम करने की कोशिश करेगा। ये इतनी आसानी से अपने बेटे की मौत को जाने नहीं देगा। इसका खास आदमी इसके साथ बाहर आते हुए कहने लगा। मुझे परवाह नहीं ये क्या करता है और क्या नहीं। इसने मेरी बीवी को जान से मारने की साजिश की, अपने इस बेटे के लिए। उसे जीने का कोई हक ही नहीं था। ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह करके आजादी से घूम रहा था ये दरिंदा। मुझे इसकी मौत का कोई अफसोस नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस वालों ने खुद उसे खत्म कर दिया, वरना उसे तो मैं अपने हाथों से मारने से भी पीछे न हटता। दारम गाड़ी में बैठते हुए बोला। तो क्या मतलब, क्या उसे आपने नहीं मरवाया? उसका आदमी कुछ परेशानी से कहने लगा। उसे तो यही लग रहा था कि दारम ने उसे जान से मरवाया है। अनसर, मैंने ये कहा कि अच्छा हुआ पुलिस ने मार दिया, वरना मैं भी मार देता। मैंने ये कब कहा कि उसे मैंने नहीं मरवाया? वो उसे देखते हुए शातिराना अंदाज में मुस्कुराया, तो अनसर भी उसे देख के हंस दिया। साईं, बहुत वक्त हो गया है इस सब में। मेरे ख्याल में अब हमें हवेली वापस चलना चाहिए। हमें इस शहर नहीं आना चाहिए था।
वहाँ आपका वलीमा चल रहा है और यहाँ हम इन फजूल कामों में पड़े हुए हैं। मलिक का बेटा इतना भी अहम नहीं था कि उसके लिए इतना अहम मौका छोड़ दिया जाए। चलें, अब सीधा वहीं चलते हैं। सुबह से रात होने को आई है, सब बहुत खफा हो रहे होंगे। वो उसे देखते हुए बोला तो दारिम ने हाँ में सर हिलाया। यकीनन वो भी बहुत नाराज हो रहे होंगे और ना जाने उसकी जानमसाई किस तरह से रिएक्ट करेगी। बस मुंह धोकर ना बैठी हो। क्या मतलब है उसकी शादी हो गई? ऐसा नहीं हो सकता। नूर सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं उसके लिए उसका मजहब भी कबूल कर लूंगा। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरी उससे शादी करवा दो। मुझे नूर चाहिए, किसी भी कीमत पर। और अगर तुम लोगों ने उसकी शादी मुझसे नहीं करवाई तो मैं तुम लोगों का भी जीना हराम कर दूंगा। मत भूलो, जिस ऑफिस में इस वक्त तुम बैठे हो ये मेरा है। तुम मेरे टुकड़ों पर पलते हो, ये आयाशी तुम मेरे दिए हुए पैसों से करते हो। तुम्हारे पास अपना है ही क्या? ये कंपनी जो तुम जुए में हार गए हो, ये सब कुछ मेरा है। और ये कंपनी मैं तुम्हें देने के लिए सिर्फ इस शर्त पर तैयार हुआ था कि तुम मुझे नूर से सेट करवाओगे। लेकिन नहीं, वो लड़की सीधे तरीके से डेट के लिए तैयार ही नहीं हुई और अब तुम लोगों ने उसे पाकिस्तान भेजकर उसकी किसी से शादी करवा दी। तुम लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हो, लेकिन याद रखना, अगर नूर मेरी ना हुई तो मैं भी कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को सड़कों पे ले आऊंगा। मुझे वो लड़की चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुम लोगों के कहने पर मैंने उसके इतने नखरे बर्दाश्त किए, सिर्फ उसकी रजामंदी के लिए। मैं कभी उसके पीछे नहीं गया, उसे तंग करने की कोशिश नहीं की। उसका नंबर होने के बावजूद मैंने कभी उसे फोन नहीं किया। तुम लोग उसके नाम पर पिछले 3 साल से मुझे दिन रात लूट रहे हो, और जब मेरी उससे मिलने की बारी आई तो तुम लोगों ने उसे मुझसे दूर कर दिया। सब समझ रहा हूं मैं तुम लोगों की गेम को। एक बात कान खोल कर सुन लो माइक, मुझे नूर चाहिए, किसी भी कीमत पर। अगर तुम लोगों ने उसकी शादी मुझसे नहीं करवाई तो मैं तुम लोगों के साथ बहुत बुरा करूंगा। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों पर फ्रॉड केस करूंगा, जो इतने सालों से तुम लोग मुझे उसके नाम पर लूट रहे हो, उसके खिलाफ। और बाकी बातें फिर बाद में होंगी। बैन गुस्से से पागल हो रहा था। उसे थोड़ी ही देर पहले पता चला था कि नूर की पाकिस्तान में शादी हो चुकी है, और अब बैन से माइक और समरा को डर लग रहा था। उन्होंने नूर के नाम पर बेन से अच्छा खासा पैसा ले लिया था, लेकिन बाद में नूर ने बेन से मिलना तो दूर, उसे देखना तक गवारा ना किया। पहले तो वो उसे यही कहते रहे कि नूर थोड़ी इस्लामिक टाइप लड़की है, वो इस तरह से डेट वगैरह पर नहीं जा सकती। लेकिन वो शादी के लिए मान जाएगी। जब वो उससे शादी के लिए तैयार हुआ तब उन लोगों ने बहाना बना लिया कि वो किसी मुसलमान से ही शादी करेगी। वो उसके पीछे इतना पागल हो चुका था कि वो उसके लिए इस्लाम तक कबूल करने को तैयार हो गया। अब वो उन्हें तंग कर रहा था कि उसे किसी भी हालत में नूर से मिलवाया जाए। जब नूर ने अपनी माँ समरा को यह बताया कि जायदाद में उसका भी अच्छा खासा हिस्सा है, अगर सरमद की जायदाद का 10% भी उन्हें मिल जाता तो वो बहन के सारे पैसे उसके मुंह पर मारकर अपनी कंपनी छुड़वा सकते थे। इस चीज के लालच में समरा ने नूर को पाकिस्तान की इजाजत तो दे दी, लेकिन अब वो यहाँ भी बुरी तरह से फंस चुकी थी। अब बेन उसके साथ क्या करने वाला था वो नहीं जानते थे। बस किसी भी हाल में उन्हें नूर से बेन की बात करवानी थी, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं था तो कैसे भी उन्हें बेन के पैसे वापस करने थे, जिसकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो एक दिन में तो क्या, एक जिंदगी में भी नहीं दे सकते थे। उसके साथ जबरदस्ती की गई है। बेन वहां उसके साथ जबरदस्ती सब कुछ करवाया गया है। वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो तो तुमसे शादी के लिए तैयार थी, वो तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन वहां उन लोगों ने जबरदस्ती की, उसकी शादी तारम से करवा दी। पता नहीं वहां मेरी बेटी पर क्या क्या जुल्म हो रहे होंगे। तमरा आंखों में नमी लाते हुए इस अंदाज में बोली कि बैन के साथ माइक भी उसे हैरानगी से देख कर रह गया। तुम कहना क्या चाहती हो? वहां उसके साथ जबरदस्ती हुई है? अगर ऐसा है तो मैं उन पर केस कर दूंगा। मैं उसे दारम से तलाक दिलवाऊंगा। बैन जज्बाती हुआ। वो खुद ले लेगी। 6 महीने के बाद वो खुद ही इस रिश्ते को खत्म कर देगी। ये एक डील है उसके बाप और उसके दरमियान। उसने अपने बाप से वादा किया है कि वो 6 महीने तक उस आदमी के साथ रहेगी और उसके बाद उससे तलाक ले लेगी, और उसके बाप ने भी इसकी शर्त मंजूर कर ली है। अब डील के मुताबिक वो 6 महीने तक उस आदमी को छोड़ नहीं सकती। लेकिन क्या गारंटी है कि वो 6 महीनों में उसे टच नहीं करेगा? वो काफी देर सोचने के बाद बोला तो समरा परेशान हो गई। तुम मेरी बेटी को हल्के में ले रहे हो बैन। मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है, वो इतनी आसानी से किसी जाहिल गंवार के पास नहीं जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है। वो अपने आप को तुम्हारे अलावा किसी और को छूने नहीं देगी। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उससे बात करना चाहता हूँ। मुझे उसका पाकिस्तान का नंबर दो। वो कुछ सोचते हुए बोला। काश ऐसा मुमकिन होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर वहां किसी को पता चल गया कि मेरी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसे कह देना कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ज्यादा मसला बना तो मैं हल कर लूंगा, लेकिन आने की कोशिश करे। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। बैन कुर्सी से उठते हुए बोला।
हाँ, हम समझ सकते हैं। तुम फिक्र मत करो। वो खुद भी वहाँ बहुत ज्यादा परेशान है। समरा ने उसे समझाते हुए कहा। तो माइक ने अपनी बीवी की एक्टिंग को दिल ही दिल में सराहा था। माइक के जाने के बाद वो दोनों पुरसुकून हो गए थे। लेकिन मसला ये था कि अब आगे क्या होगा। क्या बात है जाना, रोज रोज ये अच्छा नहीं। जुल्म है अपने मासूम शोहर पर। उसने कमरे में कदम रखा तो वो दुल्हन के रूप में मुकम्मल तैयार उसे देखकर शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ नजर झुका गई। जब सनान उसके करीब आते हुए उसकी गोद में अपना सर रख गया। आज तो कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं कैसे संभालूं अपने दिल को। उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुकाते हुए शरारत से बोला। उसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लेता वो करवट बदलकर उसे बेड पर डालता खुद उसके ऊपर आ चुका था। जबकि मजीद उसकी जसारतों पर गर्निश ने अपनी आंखें बंद करते हुए खुद को उसके हवाले कर दिया। उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला। उसे यकीन था इतना खूबसूरत रूप बिगाड़ कर इस वक्त वो मजे से गहरी नींद में सो रही होगी। उसने बहुत जल्द उसकी सोचों पर पानी फेर दिया था। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला वो सामने खिड़की के साथ लगी न जाने किन सोचों में मसरूफ थी। वलीमे के खूबसूरत पिंक कलर के लहंगे में वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर परी लग रही थी। दारम ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात को लगाम डाला। खामोशी से उसके पीछे आ रुका। अगर ये कहूँ कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी तो शायद ये मेरी खुशफहमी होगी, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम आज मुझे इस खुशफहमी में मुब्तला कर दो। उसका रुख अपनी तरफ करता वो उसका हसीन चेहरा देखने लगा, जिस पर नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। वो चेहरा फेर गई। नाराज होना भी चाहिए, तुम्हारा हक बनता है। मैंने बहुत गलत किया है ना आज, लेकिन यकीन करो जरूरी काम नहीं होता तो क्या मेरा दिमाग खराब है जो अपनी इतनी हसीन बीवी को छोड़कर कहीं जाता। लेकिन फिर भी तुम हक पर हो और मैं अपनी गलती को दिलो जान से कबूल करता हूँ और इस गलती का अजाला करने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो अपनी जेब में हाथ डालता कुछ निकाल कर उसके सामने करने लगा। उसके हाथ में एक बेहद खूबसूरत डबल डी लव्स का पेंडेंट था जो उसे भी बहुत पसंद आया था, लेकिन वो इतनी जल्दी उसे कबूल तो नहीं कर सकती थी। आज इतनी मुश्किल से उसने दिन गुजारा था। सारा दिन उसका इंतजार किया था कि वो कब आता है और कब सब लोगों के सवालों का जवाब देता है, लेकिन वो आया ही नहीं। वो अकेली रही और जरी और सनान सारा दिन एक दूसरे के साथ थे। वो बार बार उसके कान में सरगोशी करता उसे शर्माने पर मजबूर करता रहा और उसके शोहर का कहीं कोई अता पता ना था। मान जाओ ना जानम साईं, ये हसीन रात गुजरती जा रही है। इसका एक एक सेकंड मेरे लिए बेहद अहम है। मैं ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता। ये रात तो कानों में मीठी सरगोशियां करके एक दूसरे की पनाहों में एक दूसरे की कुर्बत को महसूस करने की है। क्यों नाराज होकर मुझ मासूम पर सितम ढा रही हो। उसके गले में खूबसूरत लॉकेट पहनाते हुए वो बेसाख्ता उसकी गर्दन को अपने लबों से चूम गया था, जिस पर नूर ने घबराकर अपना रुख फेर लिया। तारम ने मुस्कुराते हुए उसके वजूद से भारी दुपट्टे का साया हटाया था। अब भी नाराज हो। बहुत आहिस्ता से उसका रुख अपनी तरफ करते हुए वो उसे सवाल करने लगा। क्या आपको फर्क पड़ता है मेरे नाराज होने से? वो उसे देखते हुए बेहद मध्यम आवाज में पूछने लगी। क्या मुझे नहीं पड़ना चाहिए फर्क? उसने उल्टा उसी से सवाल किया। जी नहीं, मेरे सामने ज्यादा ड्रामे ना करें। मैं जानती हूँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फर्क पड़ता तो मुझे कभी छोड़कर ना जाते। आज कितनी मुश्किल से ये दिन गुजरा है मैंने अंदाजा आज कितनी मुश्किल से ये दिन गुजारा है मैंने अंदाजा भी नहीं है आपको। अदा साईं और अदी कितनी खुश लग रही थी और मैं वहां पागलों की तरह आपका रास्ता देख रही थी। पता नहीं सनान अदा गणेश अदी के कान में क्या सरगोशियां कर रहे थे। उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए अदी कितनी खूबसूरत लग रही थी। वो अपनी ही धुन में बोलती उसे जैसे अपनी नाराजगी की वजह बता रही थी। उसके लहजे में हसरत सी थी जिसे दारम ने महसूस किया था। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने अपना ये हसीन रूप मेरे लिए रखा नाराजगी के बावजूद भी। और तुम्हारा मसला मेरा वहां पर ना होना, तो इसके लिए भी मैं माजरत करता हूँ। और देखो अभी तुम मेरा रास्ता देख रही थी कि मैं आ गया। और जहां तक तीसरे मसले की बात है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि सनान साईं कौन सी सरगोशियां कर रहा था जिसे जरनिश मुस्कुरा रही थी। वो उसके कान पर अपने लब रखते हुए कुछ बोलने ही लगा था कि दर ने उसे धक्का देते हुए खुद से दूर किया। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, मैं सब जानती हूँ। वो ऐसे घूरते हुए बेड पर आ बैठी। यही तो मसला है तुम्हारे साथ जानम साईं कि तुम कुछ नहीं जानती। अगर तुम कुछ जानती तो यकीन करो इतनी दूर होकर कभी ना बैठती। उसे थाम कर अपने बेहद करीब करते हुए वो उसे अपने साथ ही बेड पर लेटा गया। वैसे तुम्हारे केस का क्या बना? मैं अभी तक इंतजार में हूँ।
اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھتے ہوئے وہ بے حد شرارتی انداز میں سوال کرنے لگا، جس پر نور نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا سوری، کیا آج کس کرنے کا موڈ نہیں ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے شرارت سے مسکرایا۔ ہٹے، مجھے بات ہی نہیں کرنی ہے آپ سے، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ دارم کا قہقہا بلند ہوا اور اگلے ہی لمحے اس نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ مذاق تھا جانم سائیں، تم تو ایک ہی رات میں سیدھی ہو گئی، ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا، اس کے لبوں پر جھکتا، اسے خود میں قید کر چکا تھا، جبکہ نور ہر چیز کو بھلا کر اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ وہ کب سے اس کے سرخ انار چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں اب تک خمار باقی تھا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کی محبت کے سامنے اپنا آپ ہار گئی ہے، نہیں، وہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ لمحے میں سارے نخرے چھوڑ چھاڑ کر اس کی پناہوں میں آ گئی۔ اس کے دلی جذبات سے تو وہ بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے کس طرح کے جذبات ہیں۔ وہ بہت زیرک نگاہ رکھتا تھا، وہ اندر تک جھانکنے کا فن جانتا تھا۔ اس کے پاکستان آنے کے بعد وہ جان بوجھ کر اس کے اتنے قریب گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے رشتے کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے، اور اسے جان کر بے حد خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ جڑے اس رشتے کو قبول کرتی ہے۔ لیکن پھر اس کا یوں کہنا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ صرف اپنی جائیداد کی خاطر پاکستان آئی ہے، اسے سچ میں سوچ میں ڈال گیا تھا۔ چاچو سائیں کی شرط پر وہ کسی قسم کا احتجاج تو نہیں کر سکا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے اور در کے رشتے میں کسی بھی شرط کو نہیں لائے گا، اور اسی لیے یہ بات اس نے کل رات کمرے میں آتے ہی در کو بھی بتا دی تھی کہ اس کی نظر میں اس کے باپ اور اس کے بیچ میں چلتی ڈیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسی کسی بھی ڈیل کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ در اس کی بیوی ہے، وہ اس کے ساتھ بیویوں جیسا ہی تعلق رکھنا چاہتا ہے، جس پر کل اس نے در کا ریئیکشن بھی دیکھ لیا تھا۔ پھر جہاں رات در نے اپنے آپ کو خود اس کے حوالے کر دیا، وہیں صبح اٹھنے پر اسے ایک الگ انداز ملا تھا، لیکن آج رات پھر اسے ایک الگ انداز دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ اسے بری طرح سے الجھا رہی تھی کیونکہ وہ خود الجھی ہوئی تھی، شاید وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر وہ کیا رہا ہے۔ ایک 18 سال کی لڑکی کے لیے زندگی کے داؤ پیچ سمجھنا آسان نہیں تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا، کبھی در بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی تو کبھی بہت میچور اور سمجھدار لگتی تھی۔ رات جہاں وہ اسے بہت بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی لگ رہی تھی، وہیں تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ ایک ڈری سہمی اس کی پناہوں میں چھپی ایک معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کا کون سا روپ اصلی تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، جہاں تک وہ اسے سمجھ پایا تھا وہ اسے کنفیوز لگی تھی۔ وہ اپنی دولت کے لیے یہاں تک آ گئی تھی کیونکہ وہ اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ شاید وہ ہر چیز کو پلان کر کے آئی تھی اور شادی اس کے پلان میں شامل نہیں تھی، شاید اسی لیے وہ شادی کو لے کر کنفیوز تھی۔ اور ان سب چیزوں میں جو چیز دارم سائیں کو سکون دیتی تھی وہ تھی اس کی آنکھوں میں چھپی شرم و حیا، اس کے لیے انکہے جذبات۔ اس نے کھل کر اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ایک ایک انداز چیخ چیخ کر دارم سائیں کو بتا چکا تھا کہ وہ اس کی محبت میں پوری طرح سے ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے بس خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی بھرپور شدتوں اور جسارتوں کو سہ کر سوئی تھی۔ وہ کوہنی کے سہارے سر رکھے بس اس کے حسین مکھڑے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت ہرگز نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے کی شرم و حیا اسے بہت منفرد بناتی تھی۔ وہ خود کو بولڈ شو کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ ہر چیز کو ہینڈل کر سکتی ہے، ہر چیز سے لڑ سکتی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ اندر سے ایک معصوم بچی تھی جو خود ہی نہیں جانتی تھی کہ اسے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اسے صحیح اور غلط کی پہچان بتانے کی ضرورت تھی، لیکن اسے لگتا تھا کہ وہ اپنا ہی غلط خود جانتی ہے، وہ اکیلے ہر چیز کر سکتی ہے۔ وہ مضبوط نہیں تھی، بس مضبوط بننا چاہتی تھی، جو اس جیسی لڑکی کے لیے کافی مشکل تھا۔ بے آسرا اور آزادانہ ماحول میں پرورش پانے کے باوجود بھی وہ ایک مشرقی لڑکی تھی جو اس کے لیے آج سے نہیں بلکہ 15 سال سے اس کی سانسوں میں دھڑکنے والا دل بنی ہوئی تھی، اس کے جینے کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں کیا مقام تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، بس وہ اس کے لیے اس کی پوری دنیا تھی۔ وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ اسے گال پہ رکھتے ہوئے اسے انگلیوں کی پوروں سے چھونے لگا۔ جب نور نے نیند میں ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پہ دارم سائیں دل فریب انداز میں مسکرایا۔
जबकि दर बिना कुछ बोले मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखती आहिस्ता से उसके सीने में खुद को छुपा गई। उसकी इस हरकत ने दारम साईं के दिल की धड़कन तेज कर दी थी। वो लम्हे में उसे अपनी पनाह में कैद कर चुका था। उसे अपने सीने में भेजकर वो उसके माथे पर अपने दहकते हुए लब रखता खुद भी पुरसुकून सा आंखें बंद कर गया था। उसका फोन काफी देर से बज रहा था जब दारम साईं शीशे के सामने खड़ा तौलिए से अपने बाल सुखा रहा था। जबकि दर गहरी नींद में थी। उसने सुबह उसे नमाज के लिए भी बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन दर तो जैसे कसम खाकर सोई थी कि उसे नहीं जागना। उसके बार बार कहने पर कितनी मासूमियत से कहा था उसने, दारुम साईं, ये तो मेरा और अल्लाह का मामला है, फिर बाद में कज़ा पढ़ लूंगी। आप अपनी नमाजें पूरी करें, मेरे और अल्लाह के मामले में ना पड़े। जिस पर वो बेबस होकर उसके करीब से उठ गया। सुबह फजर पढ़कर उसे फिर से खुद में कैद करता वो दोबारा सो गया था और अब 9 बजे के करीब उठकर एक जरूरी काम पर जाने के लिए तैयार था। जबकि दर का फोन कब से बज रहा था। उसने 2-3 बार फोन चेक किया तो उसकी माँ का फोन आ रहा था। वो इस औरत से कभी भी बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए पहले फोन को बजता रहने दिया, लेकिन अब तो उसके फोन ने भी जोर पकड़ लिया और दर तो जैसे आज पहली बार पुरसुकून होकर सोई थी और ऊपर से वो सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि वो चाहकर भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो तो उसकी तरफ देखने से भी मुकम्मल गुरेज कर रहा था, क्योंकि उसे एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना था और वो जानता था अगर उसने दर को आंख भर के देखा तो यकीनन उसकी नीयत खराब हो जाएगी और उसका जरूरी काम भी यहीं रह जाएगा। कैसी माँ है तुम्हारी जानम साईं, क्या इस औरत को सुकून नहीं। वो उसके फोन के करीब आता मोबाइल को अपने हाथ में पकड़े हुए बड़बड़ाया, सॉरी सासू साईं, लेकिन फिलहाल मेरी बीवी आराम कर रही है। इसके पास आपके फजूलियात सुनने का वक्त नहीं है। वो फोन को स्विच ऑफ करता बेड पर फेंक चुका था। मुकम्मल सफेद लिबास में कंधे पर अजरक डाले घने बालों को सेट करता उनाबी लबों पर मौजूद घनी मूछों को हल्का सा ताव देकर अपने जूते पहनने लगा। दारम साईं देखने में किसी रियासत का शहजादा लगता था, लेकिन शहजादे तो नरम दिल होते हैं। वो सरदार था, एक जालिम और जाबिर सरदार। उसकी नरमी, मीठे अल्फाज शायद सिर्फ घर के अंदर के लोगों के लिए थे। बाहर की दुनिया में तो वो सिर्फ सरदार बन जाता था और वो चाहता भी नहीं था कि वो अपने घर में किसी कभी भी सरदार बने। वो शहजादा ही ठीक था, अपनी शहजादी का। वो जूते पहनकर उसके करीब आया और उसके माथे को प्यार से चूमा, लेकिन जैसे ही नजर उसके लबों पर पड़ी, खुद पर कंट्रोल खोता वो बेइख्तियार उसके होंठों पर झुक गया था। वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन इस मामले में वो खुद को बेहद मजबूर पाता था। उसे नहीं लगा था कि वो इतना बेखुद हो जाएगा। उसके लबों पर झुका वो जैसे अपने ही होश गवा बैठा था। वो मुकम्मल मदहोशी से उसके होंठों पर अपनी ग्रिज सक कर चुका था। उसकी आंखें उसकी बेख्तियारी पर खुली थीं। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसने उसे खुद से दूर करना चाहा। उसकी सांसें मुश्किल में आ चुकी थीं। ये जालिम शख्स जैसे उसकी सांसों को कैद करके आजादी देना भूल गया था। उसने अपनी सांसों को रिहाई दिलवाना चाही, लेकिन शायद वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखता था। उसके हाथों को अपने हाथों से लॉक करता वो तकिए पे लगा चुका था, जबकि उसके होंठों पर उसकी ग्रिप मजीद मजबूत हो गई थी। सांसों की कैद का दौरानिया बढ़ने लगा तो उसने बेख्तियार ही उसके कंधे पर अपने नाखून गाड़ दिए, लेकिन वो जालिम शख्स अब भी उसे रिहाई देने को तैयार न था। वो तो जैसे कि आज उसकी सांस सांस पी जाना चाहता था। ना जाने क्या सोचकर उसे उस पर रहम आ ही गया। वो मुस्कुराते हुए पीछे हटा। मेरा कसूर नहीं, तुम्हारी सांसों की खुशबू ने मुझे मदहोश कर दिया जानम साईं। तुम तो पागल ही कर दोगी। ये जुल्म अच्छा नहीं। दीवाने पहले ही घायल हैं तुम्हारी अदाओं से। नरमी से उसके भीगे हुए लबों को छूता और उठकर खड़ा हो गया, जबकि दर का चेहरा खून छलकने लगा। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो निकाल नहीं पा रही थी। उसका क्या भरोसा, कहीं उसकी नीयत खराब हो गई तो वो सिर्फ उसकी सांसें कैद नहीं करेगा, बल्कि उसकी जिंदगी आजाब कर देगा। ऐसे घूरना बंद करो जानम साईं। मैंने तुम्हें सुबह से कितनी दफा जगाने की कोशिश की, लेकिन मजाल है जो तुमने मेरी बात सुन ली हो। ये तो तुम्हें जगाने का एक नया तरीका निकाला है मैंने। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी पक्की नींद सोती हो। खैर अच्छा ही है, तुम्हारी इस नींद से अच्छा खासा फायदा उठाया है मैंने। जाओ क्या याद करोगी। तुम्हारा साईं तुम्हें पूरे दिल से इजाजत देता है, जितनी चाहे नींदें पूरी कर सकती हो। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन नींद तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि जब तक मैं अपने लब तुम्हारे लबों पर ना रखूं तो जागना मत, ताकि तुम्हें सोने में मजा आए और मुझे जगाने में। खैर अब चलता हूँ, बहुत वक्त हो गया।
अगर चाहो तो अपनी नींद पूरी कर सकती हो, अगर नहीं तो सबके साथ चलकर नाश्ता करो। वो दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराता हुआ उससे कहने लगा तो दर अपना घूरना बंद करके दोबारा बेड पर लेटते हुए खुद पर कंबल डाल चुकी थी। मतलब कि अभी वो सोना चाहती थी। जारम साई मुस्कुराता हुआ कमरे की लाइट ऑफ करता जाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर गया था ताकि उसे कोई डिस्टर्ब न करे। काविश तेज तेज कदम उठाती पीछे की तरफ आ रही थी जब अचानक किसी से टकराते टकराते बची। टकरा जाओ, कोई बात नहीं, मुझे तो आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि मोहतरमा को तो नजर ही नहीं आता और अब सारी जिंदगी इन अंधी मोहतरमा के साथ गुजारनी है। उसने खुद को बहुत मुश्किल से उसके साथ टकराने से बचाया था, लेकिन उल्टा नुकसान ही हुआ। टकरा जाओ तब भी बेइज्जती करवाओ और ना टकराओ तो भी बेइज्जती करवाओ, क्या जिंदगी थी उसकी। सॉरी, अब मेरा मतलब है साहिर साइन। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जुबान पर लगाम खींची थी। क्या मसला है तुम्हारा लड़की, तुम भूल क्यों जाती हो हमारा रिश्ता? क्या मैं ठीक तरीके से याद करवाऊं? वो उसके बेहद नजदीक आता उसे पीछे की जानिब कदम उठाने पर मजबूर कर गया था। वो दीवार के साथ जा लगी तो साहिल साई ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसका रास्ता बंद कर दिया। उसके अंदाज पर वो घबरा सी गई थी। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, वो आदत है ना। बदलो अपनी आदत को, मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं। और यकीन करो तुम्हारी ये आदत तुम्हारे बाबा साईं को या किसी और को भी हरगिज पसंद नहीं आएगी। जी। उसके अंदाज पर बौखलाकर उसने बड़ी मुश्किल से एक लफ्ज कहा था। साहिर की निगाहें उसकी आंखों से होते हुए उसके लबों पर जा रुकी। उसके गुलाबी लबों को देखते हुए उसे कुछ याद आ गया। रात का वो ख्वाब, वो जिसे एक बार फिर से जागती आंखों से देखने लगा था। उसके होंठ सिगरेट से ज्यादा नशीले थे। ये अपने ख्वाब में उसने खुद ही तो कहा था, तो उसका फर्ज बनता था कि वो इस जायज नशे को चख ले। लेकिन नहीं, ये सही वक्त नहीं था। ये काम तो अकेले में किए जा सकते थे। इस वक्त तो यहाँ पर कोई भी आ सकता था और साहिर साईं इतना गैर जिम्मेदार हरगिज ना था कि वो इस तरह के जज्बात निकालने के लिए उसे किसी मुश्किल में डाल देता। और ना ही अभी तक उसके जज्बात ने इस तरह का कोई जोर पकड़ा था कि वो अपने आप को उसके सामने खोल के रख देता। अगर वो उसे बता देता कि उसके दिल में इस लड़की के लिए जगह बन चुकी है, तो ये तो उसके सर पर चढ़कर नाचती। उसने बड़ी मुश्किल से उसके लबों से निगाहें चुराई थी। नाश्ता दो मुझे। वो हाथ हटाता जरा पीछे को होता उसे हुक्म देने लगा, जिस पर वहां से घूर कर रह गई। मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। उसने अपना बैग दिखाया जो अभी तक साहिर ने नोट भी नहीं किया था। आज मेरा टेस्ट है, मैं बहुत दिनों से जा नहीं पा रही थी ना। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी और से कहकर नाश्ता बनवा लें। वो उसे जवाब देती साइड से निकलने ही लगी थी कि अचानक साहिर ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा और अगले ही लम्हे उसने दीवार के साथ पिन कर दिया। एक बात कान खोल कर सुन लो लड़की, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहम चीज जो होनी चाहिए वो है साहिर शाह की जात। खबरदार जो तुमने मुझे नजरअंदाज करके किसी और चीज को मेरी जगह अहमियत दी। जाकर नाश्ता बनाओ मेरे लिए। और जहां तक तुम्हें कॉलेज छोड़ने की बात है तो वो मैं छोड़ आऊंगा। वो उसका बैग लेता आराम से जाकर टेबल पर बैठ गया था, जबकि वो पैर पटकते किचन की जानिब आ गई थी। अच्छी नवाबगिरी है, कोई जिंदगी है भी कि नहीं मेरी। निकाह क्या हो गया, ये बंदा तो मालिक बन गया मेरा। इनके हुक्म के बगैर सांस तक नहीं ले सकती क्या मैं। वो अपनी माँ के सर पर सवार शिकायतों की पटारी खोल चुकी थी। जाविश, जुबान संभाल कर तरीके से बात किया करो, बहुत बदलिहाज होती जा रही हो तुम। अब क्या हो गया है जो यूं चिल्ला रही हो? बड़ी बीबी ने उसे सख्ती से डांटते हुए जानना चाहा। क्या हो गया? मुझे वो नवाबजादे, वो सीले नशई, मेरा मतलब है साहिर साईं, मुझे कह रहे हैं कि सबसे अहम मैं हूँ, इसीलिए जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। और कॉलेज गया भाड़ में। उसने साथ अपने पास से भी लगाई। आखिर अपनी दलील मजबूत भी तो करनी थी। हाँ, तो क्या गलत कह दिया है उसने? तुम्हारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले तुम साहिर साईं के खाने पीने का, उनके कपड़ों का, उनके आने जाने का ध्यान रखो। तुम मनकूहा हो उनकी, तुम्हारे कुछ फराइज हैं। तुम क्या चाहती हो कि शादी के बाद भी यूं ही अहमकों की तरह हरकतें करती रहोगी और तुम्हें इस घर में कोई पूछने वाला नहीं होगा? तो ऐसा नहीं होगा। अब तुम निकाहशुदा लड़की हो, तुम पर जिम्मेदारियां आ गई हैं जिन्हें तुम्हें निभाना होगा। आज से साहिर साईं की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम उनके कपड़ों का भी ख्याल रखोगी और उनके खाने पीने का। यहाँ तक कि तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ गए हैं। उनके आने जाने का भी तुम ख्याल रखोगी। और अगर मुझे साहिर साईं की तरफ से तुम्हारी शिकायत मिली ना, तो मैं तुम्हें ऐसी फेंटी लगाऊंगी कि याद रखोगी। याद रखना लड़की, अगर तुमने मेरी नाक कटवाई तो अच्छा नहीं होगा। बहुत सुलझा हुआ और समझदार लड़का है साहिर साईं। मुझे तरस आता है उस पर, कैसी लड़की उसके पल्ले पड़ गई है। बड़ी बीबी ने तो ये लिहाज भी ना किया कि वो अपने दामाद के लिए अपनी बेटी को बुरी तरह से कह रही हैं।
अम्मा, सच सच बताएं, मैं आपकी बेटी हूँ या मुझे किसी यतीम खाने से उठा कर लाए हैं? वो आंखों में नमी लाती उनसे सवाल करने लगी। ना बेटा साईं, तुम मेरी ही बेटी हो। अगर किसी यतीम खाने से लाना होता तो कोई अच्छी सी उठा कर लाती, तुम जैसी सजा को नहीं लाती। अम्मा साईं उसे घूरते हुए उससे जबरदस्ती साहिर साईं के लिए नाश्ता बनवाने लगी, जबकि उस मासूम को तो आंसू बहाने के लिए अपनी माँ का आंचल तक दस्तयाब न था। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी बेटी से बात करो, लेकिन तुम पता नहीं किन कामों में लग गई हो। सैम यहाँ टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है। अगर तुम्हारी बेटी ना मिली बेन को तो वो हमें सड़क पर ले आएगा। सड़क पे नहीं, जेल में। वो हमें जेल भेज देगा। पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग खराब हो गया है और तुम यहाँ बैठकर आराम कर रही हो। वो समरा के सामने गिलास उठाकर जमीन पर फेंकता गुस्से से चिल्लाया था। तो मैं क्या करूं माइक, तुम ही बताओ। मैं खुद इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ। मैंने नूर को फोन करने की कोशिश की। वो लड़की पहले तो फोन नहीं उठा रही और बाद में उसका फोन बंद हो गया। पिछले 2 घंटे से मुसलसल मैं उसे फोन करने की कोशिश कर रही हूँ। तुमसे ज्यादा टेंशन है मुझे। मेरी बेटी का मामला है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। वो उससे ज्यादा चिल्लाते हुए बोली। ये बेटी बेटी का ड्रामा तुम मेरे सामने ना करो तो बेहतर है समरा। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो लड़की तुम्हारे लिए कितनी अहम है। अगर वो तुम्हारे लिए अहम होती तो तुम उसे यूं दर बदर भटकने के लिए नहीं छोड़ती। इसलिए बेहतर है कि मेरे सामने ये ड्रामेबाजी बंद करो और जल्दी जल्दी अपनी बेटी को यहाँ वापस बुलाओ, वरना बेन हमारा जीना हराम कर देगा। और मुझे तो सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा है कि कहीं वो उस गारम के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाए। क्योंकि एक बात कान खुलकर सुन लो, बेन उसकी जिस चीज से मोहब्बत करता है वो उसकी पाकीज़गी है, उसका अनटच होना है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम फिक्र मत करो माइक, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। मैं उसे जल्दी वापस बुला लूंगी और मुझे यकीन है कि वो अपना आप दारम के हवाले नहीं करेगी। उसे खुद भी जाहिल गंवार लोगों से नफरत है और वो समरा की बेटी है। मैंने उसके बाप को 2.5 साल तक अपने पास नहीं आने दिया था, तो तुम खुद अंदाजा लगा लो कि वो मेरी बेटी है और इतनी आसानी से अपना आप जाया नहीं होने देगी। वो उसे यकीन दिलाते हुए बोला। मुझे यकीन नहीं है, मैं जानता हूँ समरा, वो लड़की प्यार मोहब्बत की भूखी है। अगर उन लोगों ने उसे थोड़ा सा भी प्यार घोलकर पिला दिया ना, तुम्हारी बेटी तुम्हारी नहीं रहेगी। और वो लोग कैसे हैं क्या मैं नहीं जानता? तुम्हारी बेटी तो क्या, तुम भी सरमत के प्यार में पागल हो चुकी थी, तलाक लेने के लिए भी तैयार नहीं थी। वो तो मैंने तुम्हें मजबूर किया, तुम्हारे सामने सरमत की हकीकत रखी, तब मुझे ये पता चला कि तुम तो सरमत के बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुमने अपना आप बर्बाद कर दिया सरमत के पीछे। मैं कैसे यकीन करूं तुम पर? वो बेहद गुस्से से बोल रहा था। काम डाउन, रिलैक्स डार्लिंग, तुम परेशान मत हो, मैं अभी बात करती हूँ उससे। यकीन करो मेरा, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। यकीन रखो मुझ पर, सब कुछ ठीक कर दूंगी डार्लिंग, वो उसे देखते हुए यकीन से बोली। इस बार माइक ने आगे से कुछ नहीं कहा था। इस वक्त तो वो इतनी टेंशन में था कि मजीद कुछ भी फजूलियात नहीं सुनना चाहता था। इसीलिए तो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया, जबकि समरा परेशानी से बार बार नूर को फोन करने की कोशिश करने लगी। उसकी आंख 11 बजे के करीब खुली। उसका तो अब भी बिस्तर से निकलने को दिल नहीं कर रहा था। फिर रात भर दारिम ने उसे इतना सताया था कि थकन से उसका बुरा हाल था। उसने उठकर एक भरपूर अंगड़ाई ली और रूम में दारिम की तलाश में एक नजर दौड़ाई, लेकिन वो तो पहले ही जा चुका था। उसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। शुक्र है वो जा चुका था। अगर वो यहाँ होता तो उसे और सताता। एक तो वैसे ही उसने सारी रात सोने नहीं दिया था। इस सोच के साथ ही वो एक बार फिर से बैकग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठ गई। दारिम की खुशबू को वो अपने वजूद में महसूस कर रही थी। इस वक्त वो किसी को सोचना नहीं चाहती थी, सिर्फ दारिम के साथ इन खूबसूरत लम्हात में खोई। वो अपनी ही अलग दुनिया बसाए हुए थी। क्या दारिम साईं मुझे हनीमून पर लेकर जाएंगे? उसके दिमाग में एक सवाल आया। हाँ, तो लेकर जाना तो चाहिए। हर बीवी को उसका शोहर लेकर जाता है और जितने रोमांटिक ये हैं, इन्हें तो चाहिए कि मुझे 5-6 बार हनीमून पर लेकर जाएं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? वो अपनी ही सोच में डूबी ना जाने किधर निकल चुकी थी जब उसे अपने मोबाइल का ख्याल आया। क्यों ना मोबाइल में सर्च किया जाए। हाँ ये अच्छा है, मोबाइल में देखती हूँ कोई अच्छी सी जगह हनीमून पर जाकर मैं उन्हें बहुत सताऊंगी। दारम साईं अभी आप जानते नहीं हैं आपका पाला किसे पड़ा है। वो खुशी खुशी मोबाइल ऑन करने लगी, जो ना जाने कैसे ऑफ हो गया था। मोबाइल ऑन करते ही उसे अपनी माँ की बेशुमार कॉल्स स्क्रीन पर चमकती हुई नजर आई। अच्छा ही हुआ मॉम ने खुद फोन कर दिया। मैं उन्हें बता देती हूँ कि मेरा और दारम साईं का रिश्ता मुकम्मल हो चुका है और मैं इसको लेकर बहुत मुतमईन हूँ और अब मैं अलग नहीं होना चाहती। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हाँ ये सच है कि यहाँ मैं जायदाद के लिए आई थी, लेकिन ये लोग कितना प्यार करते हैं मुझसे। अगर मेरे पास पैसों की कमी थी
तो रिश्तों की भी तो कमी थी ना। वो मोबाइल हाथ में लिया खुद को मुतमईन कर रही थी। मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं दारम साईं को नहीं छोड़ूंगी, उनकी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। दारम साईं तो बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं यहाँ, और मुझे यकीन है अगर दारम साईं को मुझसे मोहब्बत ना हुई तो हो जाएगी। वो मेरे साथ पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभा रहे हैं, मैं मामा से कुछ नहीं छुपाऊंगी। हो सकता है वो मेरे यहाँ आने की वजह से परेशान हो सकता है वो भी मेरी तरह से अपनी फीलिंग जाहिर ना कर पाती हूँ, उन्हें मेरी फिक्र हो, इसीलिए वो सब कुछ कह रही हूँ। मैं हर चीज को हमेशा से ही गलत ही लेती आई हूँ। मॉम की शादी को मैंने नेगेटिव लिया, जबकि हकीकत तो ये है कि बाबा साईं से तलाक के बाद वो अकेली हो गई थी। उन्हें किसी हमसफर की जरूरत थी, और हमसफर जिंदगी में कितना अहम होता है ये बात तो मैं खुद भी दारम साईं के साथ ये चंद दिन गुजार कर समझ गई हूँ। यकीनन उन्हें भी हमसफर की जरूरत थी, लेकिन माइक एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मॉम के लिए बहुत अच्छा है। मामा उसके साथ खुश हैं, और मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं वापस नहीं जाऊंगी, यहीं पर रहूंगी पाकिस्तान में, अपने बाबा साईं के पास। बहुत रह लिया मैंने इन सब के बगैर, अब ये सारे लोग मेरे पास हैं, हमेशा रहेंगे। प्यार से तो मैं भला दौलत और जायदाद का क्या करूंगी, मैं उन्हें बता दूंगी। मोबाइल हाथ में पकड़े अपनी ही सोचों में खोई हुई जल्दी से अपनी माँ को फोन करने लगी, जब अचानक उसका फोन बजने लगा। साईं का नाम जगमगा रहा था, लेकिन उसने तो इस नाम से कोई नंबर सेव नहीं किया था। तो फिर किसने किया? वो सोचते हुए फोन अटेंड करती अपने कान से लगा चुकी थी। तुम्हारी सुबह हो गई जानम साईं, थोड़ी ही देर में वापिस आने वाला हूँ मैं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सच सच बताओ, मुझे कहीं मेरे घर से निकालने के बाद कोई वजीफा तो नहीं पड़ती कि मेरे दिल से तुम्हारा ख्याल ही नहीं जाता। फोन से आती उसकी दिलकश आवाज पर वो खिलखिला उठी थी। अभी तक तो मैं आप पर कोई वजीफा नहीं कर रही हूँ, लेकिन आगे करने का पूरा इरादा है। और दारम साईं, सोचा दिल से नहीं दिमाग से जाता है। मैं भी वजीफा करके आपका दिल नहीं दिमाग अपने कंट्रोल में करूंगी। वो खिलखिलाते हुए शरारत से बोली, जबकि उसकी जिंदगी से भरपूर खिलखिलाहट पर वो भी दिलफरेब अंदाज में मुस्कुरा दिया था। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है दिमाग से, मैं तो दिल से काम लेता हूँ, सोचता भी दिल से हूँ, और मेरे ख्याल भी सारे दिल में ही आते हैं, क्योंकि इस दिल में तुम रहती हो। तुम्हारा गहरा असर हो गया है मेरी जात पर। ये अच्छा नहीं है जानम साईं, कहीं पागल हो गया तो क्या बनेगा तुम्हारा। दारम साईं, कितनी अजीब बातें करते हैं आप। हैं कहाँ और कब तक वापिस आएंगे? उसके अंदाज में बेताबी थी। तुम्हारे दिल में हूँ, झांक कर देख लो, वो दिलकशी से बोला। यहाँ तो नजर नहीं आ रहे हैं। उसके अंदाज पर वो फिर से शरारती लहजे में बोली। ठीक से देखो जानू, सही से तलाशी लो, मैं वहीं पर हूँ। दारम ने पूरे यकीन से कहा। नहीं है आप, मैंने ढूंढ लिया, पूरा दिल देख लिया है, आप कहीं नजर नहीं आ रहे। वो उसे यकीन दिलाते हुए बोली। ठीक है, आ रहा हूँ मैं घर, वापिस खुद आकर तलाशी लेता हूँ, वो पटरी से उतरते हुए बोला। उफ, आप इतने बदतमीज हैं, शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं है आप में। जाए, मैं नहीं बोलती आपसे। उसकी बात का मतलब समझकर लम्हे में उसके चेहरे पर सुर्खी फैल गई थी, जबकि उसकी बात सुनने के बाद दूसरी तरफ से दारम का कहकहा बुलंद हुआ था। अब तो मैं जरूर तलाशी लूंगा, आता हूँ थोड़ी देर में घर वापिस, तब तक तुम अपने आप को तैयार कर लो। वो फोन रखते हुए दो मायनी अंदाज में बोला, जबकि दूसरी तरफ से फोन बंद होते ही उसने बेसाख्ता अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया था। वो अपनी माँ से बात करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल कमरे से निकलना ज्यादा बेहतर था। कितने स्टूडेंट हैं तुम्हारी क्लास में? वो गाड़ी चलाते हुए उससे सवाल करने लगा, जबकि वो मुंह बनाए गाड़ी से बाहर देखने में मसरूफ थी। बहुत सारे हैं, मैंने कभी गिने नहीं। उसके अजीबोगरीब सवाल पर वो मुंह बनाकर जवाब देते एक बार फिर से अपने पुराने काम में मसरूफ हो गई। साहिर को गुस्सा आ रहा था कि उसके होते हुए किसी और को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दे रही है। बहुत सारे हैं, मगर कितने? वह सख्ती से पूछने लगा, जबकि हाथ में मुसलसल सिगरेट सुलग रहा था। साहिर साईं, मैं कॉलेज अपनी पढ़ाई करने जाती हूँ, गिनने नहीं। वो उसे समझाते हुए ठंडे लहजे में बोली। और मेरे पास तुम्हारी फजूलियात सुनने का वक्त नहीं है, इसलिए बताओ मुझे कि तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। उसके ठंडे लहजे पर दूसरी तरफ से जवाब भी ठंडा ही आया था। एक मैं हूँ, एक मेरी दोस्त हिना है, एक जवेरिया है, एक हाजरा है। वो उंगलियों की मदद से अब एक एक का नाम लेकर गिनने लगी। शट अप, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे गिन गिन कर सबके नाम अलग से बताओ, ये पूछ रहा हूँ कि लड़के कितने हैं। तो उसे खामोश करवाता एक बार फिर गुस्से से बोला। ओह, तो आपको ये जानना है कि लड़के कितने हैं? वो ओ को थोड़ा खींच कर उसकी बात को समझते हुए मुस्कुराई। हाँ, मुझे ये जानना है कि लड़के कितने हैं। वो नॉर्मल सांस लेता पूछने लगा। बहुत सारे हैं, लेकिन अपने डिपार्टमेंट में अगर आपको याद हो तो मैं गर्ल्स कैंपस में पढ़ती हूँ, और वहाँ लड़के नहीं होते।
وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی تو طاہر نے سمجھنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ لڑکوں کا کیمپس کتنی دور ہے؟ تمہیں کبھی کسی نے تنگ کرنے کی کوشش تو نہیں کی نا؟ اب وہ ریلیکس انداز میں اپنا سگریٹ مکمل کرتا اس سے سوال کر رہا تھا۔ کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی مجھے تنگ کرے۔ دارم سائیں کی بہن ہوں، اس گاؤں کے سردار ہیں وہ اپنی ہی دن میں بولے جا رہی تھی۔ لڑکی، دارم سائیں کے علاوہ بھی گھر میں تمہارے اور رشتے ہیں جن پر تم ناز کر سکتی ہو۔ ہاں ہے نا، سناندا میرے پیارے بھائی، وہ بہت اچھے ہیں، اتنے پیار سے بات کرتے ہیں، اتنے پیار سے سب کو سمجھاتے ہیں، میری تو سہیلیاں بھی ان پر فدا ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میری سہیلی ہے نا، اس نے تو 2-3 بار مجھ سے ان کا نمبر بھی مانگا، لیکن میں اپنے بھائی کا نمبر کیوں دوں؟ میں نے اسے آپ کا نمبر دے، اس نے زبان پر لگام کھینچی تھی۔ تم نے اسے میرا نمبر دے دیا؟ وہ اس کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس بات پر یقین کرنا کافی مشکل تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، یعنی کہ وہ ہنا جس کی بار بار رونگ کال آ رہی تھی وہ اس کی سہیلی تھی۔ اس نے بولا تھا اگر سناندا کا نمبر نہیں دے سکتی تو آپ بھی ہینڈسم ہیں، پتا نہیں اسے آپ اتنے ہینڈسم کیوں لگے، مجھے تو نہیں لگتے، اسی لیے تو میں نے اس کو آپ کا نمبر دے دیا۔ اور ویسے بھی آپ تو خڑوس ہیں، اس سے بھی آپ نے خڑوسوں کی طرح بات کی ہے۔ وہ تیز تیز بولتی اینڈ پر صرف من منائی تھی۔ تم ایک نمبر کی احمق ہو، غصے سے گھورتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے بولا۔ اب یہاں بیٹھی میرا وقت برباد کرنا بند کرو اور جاؤ شکل گم کرو اپنی۔ وہ کیمپس کے باہر گاڑی روکتے ہوئے غصے سے بولا، جبکہ وہ جو کب سے نظریں اپنے ہاتھوں پر جمائے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ آپ کو میری شکل پسند نہیں ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر شکوہ کرتی نگاہوں سے سوال کیا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس کی معصومیت پر وہ پہلے تو اشش کر اٹھا، پھر دل جلانے والے انداز میں بولا، اس لیے بولا تھا کہ نکاح نہ کریں مجھ سے، کیا زندگی ہوتی میری کہیں باہر سے رشتہ آتا، 2-2.5 سال میں ہمیشہ کے لیے چلی جاتی کسی دوسرے ملک میں، نہ امی کی ڈانٹ اور نہ ہی آپ کی گھوریاں برداشت کرنا پڑتی، عیاشی ہی عیاشی ہوتی۔ وہ حسرت سے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جب اچانک ہی ساحر نے اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لے کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ میری ہو تم، صرف ساحر شاہ کی، یہ بات اپنے اس دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو، کیونکہ اگر میں خود اس بات کو تمہارے دماغ میں بٹھانے پر آیا نا تو بہت پچھتاؤ گی۔ بچو میرے قہر سے، مسز داوش ساحر شاہ، میں سچ میں بہت ٹیڑھا بنتا ہوں، اپنی ملکیت پر نہ تو کسی کی نگاہ برداشت کرتا ہوں اور نہ ہی اپنی ملکیت کو خود کے علاوہ کسی کو اپنا کہنے کی اجازت دیتا ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کسی اور کے نکاح میں شامل کر کے خود سے دور جانے دوں گا؟ تم میرے نکاح میں ہو، ساری کی ساری میری ہو، تمہارے دل پر، دماغ پر، دھڑکن پر، یہاں تک کہ آتی جاتی ایک ایک سانس پر ساحر شاہ کا حق ہے۔ اب تو ساحر شاہ مر کر بھی تم سے الگ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ جاؤ یہاں سے، فضول میں وقت برباد کر رہی ہو اپنی فضول باتوں سے۔ وہ اس کا بازو چھوڑتا چہرہ پھیر گیا، جبکہ زاوش جو کب سے حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اس کے حکم پر تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ نہ جانے کیوں اس وقت اسے ساحر شاہ سے خوف آ رہا تھا۔ پہلے تو اما سائیں نے اسے زبردستی ساحر کے ساتھ کالج جانے پر مجبور کیا، اور اب ساحر کی یہ ساری باتیں اسے مزید پریشان کر گئی تھیں۔ کیا وہ اس رشتے کو لے کر اس حد تک سوچ چکا تھا؟ جبکہ زاوش نے تو اپنے جذبات پر ہی پابندی لگا دی تھی۔ نکاح کے بعد بھی اس نے ساحر کو اپنی سوچوں پر سوار نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ وہ شادی سے پہلے ساحر کے بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس طرح کا انسان ہے اور کس نیچر کا مالک ہے۔ اسے ساحر سے کسی بھی طرح کے اچھے کی امید نہیں تھی، اسی لیے وہ اس رشتے پر بالکل خاموش تھی، لیکن ساحر کے خیالات جان کر وہ خود حیران رہ گئی تھی۔ اب یہ ہینڈسم کون تھا جو تمہیں چھوڑ کر گیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے یار، تم نے ملوایا نہیں مجھے، کیا یہ بھی تمہارا کوئی بھائی ہے؟ اس کی کلاس فیلوز اس کی کلاس فیلوز باریا اس کے پاس رک کر پوچھنے لگی، جس پر زاوش نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ وہ ہینڈسم میرا ہے، اس نے دان پیستے ہوئے کہا۔ ہاں یار تمہارا ہی ہے، لیکن تمہارا کیا لگتا ہے یہ بھی بتاؤ؟ اس نے غصے پر زباریہ نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ شوہر، ہسبینڈ، میاں، سرکار سائیں، خاوند، اور کچھ جاننا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے چبا چبا کر بولی۔ زباریہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دانتوں کے نیچے اس کی گردن آ گئی ہو۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پتہ چل گیا، اس طرح سے بات کیوں کر رہی ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیونکہ وہ میرا ہے، میری ملکیت ہے۔ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نہ تو آنکھیں پھاڑ دوں گی نہ ہو تو۔ وہ غصے سے اسے پیچھے دھکیلتی خود اپنے کلاس کی جانب چلی گئی۔ اسے زباریہ کے انداز پر غصہ آیا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے غصہ کیوں آیا تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ اگر وہ ساحر شاہ کی امانت ہو سکتی ہے تو اب سے ساحر بھی امانت تھا اس کی، اگر وہ اس کی ملکیت تھی تو اب اسے ساحر شاہ صرف اس کی ملکیت تھا۔
اگر اس پر کسی کی گندی نظر ظاہر شاہ سے برداشت نہیں ہوتی تو وہ کیوں برداشت کرے؟ نور کو بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی، وہ تیار ہو کر نیچے چلی آئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے کچن کا ہی رخ کیا تھا۔ باہر تو اسے اس وقت کوئی بھی نظر نہ آیا، لیکن کچن کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اندر ہمنا اور بڑی بیوی کام کرتی ہوئی نظر آئیں۔ السلام علیکم، اس نے کچن کے دروازے پر رک کر ان دونوں کو مخاطب کیا۔ اس کے چہرے پر ان کے بیٹے کی محبت کے رنگ دیکھ کر بڑی بیوی تو نہال ہو گئی، جبکہ اس کے شرمیلے سے انداز پر سلام کرنے پر ہمنا بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، جیتی رہو، خوش رہو، سدا سہاگن رہو۔ بڑی بیوی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ ارے بیٹا سائیں، یہ تم نے کیا پہن لیا؟ میرے بچے، اگر تمہارے سائیں نے تمہیں اس قدر سیدھی سادی حالت میں دیکھ لیا تو بہت غصہ ہوگا۔ نئی دلہن سجتی ہے، سنورتی ہے، اپنے شوہر کے نام کا سنگھار کرتی ہے، اور ایک تم ہو جو یوں سادہ سا جوڑا پہن کر نیچے آ گئی۔ ابھی ہم لوگوں کا آنا جانا ہے میری جان، اور ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پر شوہر کی محبت کے ساتھ رنگ نظر آنے چاہیے۔ چلو جاؤ جلدی سے کچھ کھا لو اور پھر تیار ہو کر آؤ۔ میں ثانیہ کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دوں گی۔ زرنیش کو تو پتہ نہیں سنان سائی کہاں لے گئے ہیں، ورنہ وہ تمہاری مدد کرتی۔ اور زاوش کالج چلی گئی ہے، اسے تو پڑھائی کا بھوت سوار ہے، پتہ نہیں کہاں کا منسٹر لگنا ہے۔ زاوش کے کالج جانے پر وہ صبح سے ہی بہت غصے میں تھی، اب اس کے سامنے بھی اپنا غصہ ظاہر کرنے لگی، جبکہ ان کے کہنے پر نور وہیں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ اسے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اسے نیچے جاتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ نہ جانے یہ سب لوگ کیا کہیں گے کہ وہ اتنی لیٹ کیوں جاگی ہے، لیکن اس بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ پہلے کی بنسبت اب وہ سب اس سے اور بھی زیادہ محبت جتا رہے تھے۔ وہ دارم سائی کہاں گئے ہیں؟ اس کے دل میں کب سے مچلتا سوال آخر وہ لوگوں پر لے آئی تھی۔ وہ تمہاری پھوپھو سائی کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے ہیں، آج ان کی فلائٹ تھی نا واپسی کی، ہمنا بیگم اسے جواب دیتی ساتھ اپنا کام کر رہی تھی۔ سارا پھوپھو سائی پھر وہ اس کی شادی کے لیے آئی ہوئی تھی، انہیں آج واپس جانا تھا، وہ کل رات ہی اس سے مل چکی تھی۔ پھوپھو سائی کافی جولی طبیعت کی مالک تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی مستی مذاق کرتی رہتی تھی، انہیں دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پیرس میں آئی ہیں۔ کتنی جلدی گزر گیا ان کے ساتھ وقت، میں ان کو بہت مس کروں گی۔ ہاں بیٹا، وقت کا پتہ کہاں چلتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ تمہیں انہیں زیادہ مس کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ جلد ہی واپس آنے والی ہیں۔ اس بار بڑی بی بی نے ان کی باتوں میں حصہ لیا۔ وہ کیسے؟ کیا وہ واپس آنے والی ہیں؟ وہ اسے سچ میں خوشی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ جلد ہی واپس آئیں گی، ثنا کی بارات لے کر۔ اس نے اپنے بیٹے آرش کے لیے ہماری ثنا کا ہاتھ مانگا ہے، ہم جلد ہی شادی کریں گے، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ان کی بات جان کر نہ جانے کیوں وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ ثنا تو دارم سائی سے محبت کرتی تھی، اور شاید دارم سائی بھی اس کے لیے جذبات رکھتے تھے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ شادی کے بعد اسے دارم کے کسی بھی انداز میں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ثنا کے ساتھ اس کا کسی بھی طرح کا رشتہ ہے۔ شاید دارم اسے بلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن کیا ثنا بھی ایسا چاہتی تھی؟ اس کے دماغ میں بس یہ سوال آیا تھا جس کا وہ جواب جاننا نہیں چاہتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اسے اپنے موبائل کا خیال آیا، لیکن اس کا موبائل اوپر کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے دارم سائی نے پھر سے کال کی ہو، مجھے اوپر جا کر چیک کرنا چاہیے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر کچن سے باہر نکلنے لگی، جب اچانک ثنا اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اس نے ایک نظر ثنا کو دیکھا، جس کی کافی بگڑی ہوئی حالت تھی، بکھرے بال، سرخ آنکھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ کل کی ساری رات اس نے روتے ہوئے گزاری ہے۔ اسے دیکھ کر وہ نظر جھکاتے ہوئے آگے بڑھ گئی، اسے اس پر ترس تو آیا، لیکن نہ جانے کیوں اس معاملے میں وہ مطلبی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس معاملے میں وہ اس پر ترس کھاتی تو نقصان اس کا ہوگا، اور اب تک جتنے نقصان وہ برداشت کر چکی تھی مزید ہمت اس میں نہیں تھی۔ اب وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی کھونے کو تیار نہیں تھی، جو اس کا تھا اب وہ صرف اسی کا تھا۔ وہ اپنی چیزوں میں کبھی شیئرنگ برداشت نہیں کرتی تھی، تو وہ شخص اس کی محبت تھا۔ وہ خاموشی سے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت ثنا اس کے دماغ پر پوری طرح سے سوار تھی، اس کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، تو پھر وہ اپنی سوچ پر پہرا نہیں لگا پا رہی تھی۔ وہ شیشہ کے سامنے کھڑی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اس کا موبائل فون بجا۔ موبائل سکرین پر اپنی ماں کا نام جگمگاتا دیکھ کر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ سنان سائی، کتنی حسین جگہ ہے یہ پہاڑی، یہ جھرنے، آپ کو پتا ہے یہ ساری چیزیں مجھے کتنی پسند ہیں۔ آپ مجھے یہاں لے کر آنے والے تھے اور اتنا تنگ کر رہے تھے کہ کوئی ضروری کام ہے اور بہت ضروری جگہ پر جانا ہے۔
اور پتہ نہیں کیا کیا۔ مجھے تو لگا کہ آپ سچ میں مجھے اپنا کوئی مسئلہ بتانے لے کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے کہ آپ مجھے یہاں لے کر آنے والے ہیں تو میں خوشی خوشی پہلے ہی آپ کے ساتھ آ جاتی۔ وہ پہاڑیوں کے بیچوں بیچ خوبصورت نظارے کو دیکھتی بے حد خوشی سے بولی تو سنان مسکرا دیا۔ جانا اگر بتا دیتا تو پھر تمہیں سرپرائز کیسے دیتا، اور تمہیں پہلے ہی پتا ہوتا کہ میں تمہیں کہاں لے کر جانے والا ہوں تو تمہارے چہرے کی یہ خوشی اور ایکسائٹمنٹ تو مجھے دیکھنے کو نہیں ملتی، اسی لیے تو تمہیں چھپا کر آیا ہوں یہاں اسی لیے تو تمہیں چھپا کر لے آیا ہوں یہاں۔ اور ویسے بھی تو اماں سائی کے سامنے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہی تھا، تو کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے دوست کے گھر اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ پتا نہیں اماں سائی کون سے خیالات رکھتی ہیں، شادی کا جوڑا صاف دی اور پتا نہیں کیا کیا۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، ایسا نہیں ہے سنان سائی، یہ ہمارے خاندان کی پرانی رسمیں ہیں جس پر اب بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ شادی کے نئے نویلے جوڑے کو ایک ساتھ 7 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ مجھے تو یہ رسم بہت پسند ہے لیکن اس نظارے سے زیادہ نہیں۔ اس کے سینے پہ سر رکھے اور اسے دیکھتے ہوئے بولی تو سنان مسکرا دیا، اور مجھے تم پسند ہو میری جان، تمہارے چہرے کی مسکراہٹ پسند ہے، تمہارا شرمانا پسند ہے، گھبرانا پسند ہے، اور یوں اپنا آپ میرے سینے میں چھپانا پسند ہے۔ تم پوری کی پوری پسند ہو۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا تو مسکراتے ہوئے بولا، آپ بھی مجھے پورے کے پورے پسند ہو۔ اور اس کے سینے میں سر چھپاتے شرماتے ہوئے بولی، وہ تو ٹھیک ہے، جانا اب کچھ کھا لے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تو میں یہاں لانے کے چکر میں صبح کا ناشتہ تک نہیں کیا میں نے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پتریلے راستے سے واپس نیچے لے جاتے ہوئے بولا، نہیں تھوڑی دیر اور رکتے ہیں نا اس خوبصورت جگہ پر، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس خوبصورت نظارے کو اپنی آنکھوں میں بسا لوں ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکتے ہوئے بولی، میری جان میں تمہیں یہاں واپس لے آؤں گا، تم جب چاہو گی یہاں لے آؤں گا۔ یار ابھی چلتے ہیں نا، بہت بھوک لگی ہے اور یہ جگہ اتنی بھی دور نہیں ہے کہ ہم یہاں واپس نہ آ پائیں، ڈونٹ وری۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ لگاتا واپس نیچے کی جانب جانے لگا جب اس کا فون بجا۔ ارے یار کس کا فون آ گیا؟ کیا انہیں نہیں پتا ہے کہ نئے نویلے کپل کو تنگ نہیں کیا جاتا؟ وہ جیب سے فون نکالتے ہوئے بولا تو تنش مسکرائی، جبکہ فون پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کی ساری شوخی ہوا ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً فون بند کر کے واپس اپنی جیب میں ڈال دیا۔ کیا ہوا سنان سائی؟ کس کا فون تھا؟ آپ نے بند کیوں کر دیا؟ بات تو کر لیتے۔ اسے فون بند کرتے دیکھ کر وہ اسے سوال کرنے لگی۔ چھوڑو جانا، فضول تھا، پتہ نہیں کون فضول لوگ تھے، ان کے پاس شاید بہت فارغ ٹائم ہوتا ہے، جب چاہیں جسے چاہیں تنگ کرنے لگتے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی فالتو ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنا ایک ایک لمحہ خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ پیار سے مسکراتے ہوئے بولا، تنش بھی مسکرا دی۔ السلام علیکم موم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے سوال کیا۔ کہاں ہو تم نور؟ میں کل سے تمہیں مسلسل فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ تمہیں پتا ہے میں یہاں کتنی پریشان تھی۔ اس کے سوال کا جواب دینا اس نے ضروری نہ سمجھا، جبکہ اس کا فون اٹھاتے ہی وہ اپنی باتیں شروع کر چکی تھی۔ جی میرا فون بند ہو گیا تھا، اب فون کیا ہے، آپ کیوں کر رہی تھی مجھے بار بار فون؟ خیریت تو تھی نا؟ اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی اپنائیت نہ محسوس کرتے ہوئے وہ نارمل انداز میں پوچھنے لگی، کیوں کر رہی تھی کا کیا مطلب ہے؟ میں پریشان تھی تمہارے لیے یہاں، بتاؤ مجھے وہاں سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ تم اور دارم، میرا مطلب ہے دارم نے تمہارے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی یا بدتمیزی کرنے کی کوشش تو نہیں کی نا؟ دیکھ نور، مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں، یہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ کہیں وہ دارم تمہارے قریب نہ آ گئے۔ جتنا ہو سکے اس دارم سے دور رہنا، اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق مت رکھنا۔ سن رہی ہو نا میری بات کو؟ تم وہاں صرف جائیداد کے لیے گئی ہو، وہاں تمہارا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے لوک کر لو۔ میں تمہیں سب کچھ بتا چکی ہوں، سب کے بارے میں، ان سب کے ڈراموں میں مت آنا، خبردار جو ان کی چکنی چپڑی باتوں میں بہک کر اپنا نقصان کیا تم نے۔ یاد رکھنا کہ تمہارا مقصد صرف اور صرف اپنی دولت حاصل کر کے یہاں واپس آنا ہے، یہاں آ کر تم اپنی زندگی کی آزادی کی شروعات کرو گی، وہاں دارم سائن سے تمہیں کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ یاد رکھنا وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اسے صرف اپنے 6 مہینے کی انٹرٹینمنٹ کا سامان چاہیے، اور تم اس کا ٹیشو پیپر نہیں بنو گی۔ وہ اسے بے حد سختی سے بتا رہی تھی، جبکہ نور خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی، اس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔
اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اسے کچھ بھی بتانے کا۔ سمرا کی ساری باتیں تو دولت سے شروع ہو کر دولت پر ختم ہو رہی تھی۔ اس نے تو ایک بار بھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیسی ہو۔ اسے صرف اور صرف پیسے سے مطلب تھا۔ شاید اس کی بیٹی اس کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے اپنی سوچوں میں گم اس کی باتیں سن رہی تھی جب ہمنا آہستہ سے دروازہ کٹکھٹاتی اندر داخل ہوئی۔ نور، بیٹا سائیں، میں نے تمہارے لیے کھیر بنائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں بہت پسند آئے گی۔ میں نے کاجو زیادہ ڈالے ہیں۔ تمہیں کاجو پسند ہے نا؟ اسی لیے ذرا چیک کر کے بتاؤ کیسی بنی ہے۔ وہ کھیر کا چمچہ بھرتی اپنے لبوں کے قریب کر کے پھونک مار کر اسے ٹھنڈا کر رہی تھی جب نور اپنا فون کان سے لگائے۔ آواز تو سمرا کی سن رہی تھی لیکن نہ جانے کیوں ہمنا کا جو چہرہ اس کے سامنے تھا وہ اتنا اپنا محسوس ہو رہا تھا۔ نور، تم میری بات سن رہی ہو نا؟ میں تم سے کہہ رہی ہوں نور، تو مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی؟ فون سے مسلسل آواز آ رہی تھی جبکہ وہ ہمنا کے ہاتھوں کی کھیر کھاتی ممتا کا نیا انداز محسوس کر رہی تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے بند کر کے واپس ڈریسنگ پر رکھا اور ہمنا کے ہاتھ سے کھیر کھانے لگی۔ آپ تو بہت اچھی بناتی ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے یہ ڈرائی فروٹ پسند ہے؟ وہ کھیر کھاتے اسے سوال کرنے لگی۔ میں نے دیکھا تھا جب تم پہلی بار یہاں آئی تھی نا تب سویٹ ڈش میں سب سے زیادہ کاجو کھایا تھا۔ آپ کو یاد ہے کیا؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ مائیں اپنی بیٹیوں کی پسند کو نہیں بھولتی میری جان۔ انہوں نے بے حد محبت سے اس کا چہرہ چھوا جس پر نور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کاش آپ میری ماں ہوتی، اس نے حسرت سے کہا۔ میں ماں ہی ہوں میرا بچہ، میں تمہاری ماں ہوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی اس کے چہرے کو تھام کر اس کی پیشانی چوم چکی تھی۔ آپ ماں نہیں ہیں۔ اگر آپ ماں ہوتی تو ہمیشہ میرے پاس ہوتی، مجھے پیار کرتی، مجھے اپنے پاس رکھتی، میری ہر پسند ناپسند کا آپ کو پتا ہوتا۔ نہیں، آپ ماں نہیں ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اس سے ذرا الگ ہوئی۔ بیٹا، میں وہاں تمہارے پاس نہیں رہ سکتی تھی نا، تم اتنی دور تھی مجھ سے۔ تمہارے بابا سائیں اگر تمہاری کسٹڈی کا کیس جیت جاتے تو شاید تم ہمیشہ میرے پاس رہتی، لیکن کوئی بات نہیں، وہاں میں نہیں تھی تو کیا ہوا؟ سمرا تو تھی نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی جو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ نہیں تھی میرے پاس۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو انہیں پتا ہوتا نا کہ مجھے کاجو پسند ہے۔ اس کے انداز میں کچھ عجب سا تھا، کچھ تکلیف دہ ہونے لگا جیسے نور بہت درد میں ہے۔ انہوں نے آہستہ سے اٹھ کر نور کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے سینے سے لگتے ہی وہ سسکنے لگی۔ بس میری جان، اب اور مت رونا۔ تمہاری ماں سے تمہارے یہ آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا دیا، اسے ممتا کا احساس دے رہی تھی۔ کیا میں بھی ثانیہ کی طرح آپ کو اماں سائیں کہہ کر پکار سکتی ہوں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ کیوں نہیں میرا بچہ، تمہارا جو دل چاہے تو مجھے پکارو۔ اپنی ماں کو ماں کہنے کی تم اجازت مانگو گی؟ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا جب دل گھبرائے تو میرے پاس آؤ، جب پریشان ہو مجھ سے اپنا ہر مسئلہ شیئر کرو، میں ہوں تمہارے لیے یہاں، تمہاری اماں سائیں ہمیشہ تمہارے پاس ہے میری جان۔ وہ اس کی پیٹھ سے ہلاتی ہوئی بولی جبکہ نور اس کے سینے میں سر چھپائے اس نئے انوکھے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ دارم کے آنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا بے حد خوبصورت جوڑا زیب تن کر رکھا تھا جو اس پر بہت زیادہ کھل رہا تھا۔ ایک تو یہ رنگ کچھ ایسا تھا جو لگتا تھا کہ شاید اس کے لیے ہی بنا ہے، اور دوسرا اسے آج ہی پتا چلا تھا کہ یہ رنگ دارم کا موسٹ فیوریٹ ہے۔ وہ تو دارم سائیں کے پیار میں اس طرح سے ڈوبی تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو پوری طرح دارم سائیں کے پسند میں ڈھال لے، اس کے رنگ میں پوری طرح سے رنگ جائے، لیکن ابھی اس چیز کے لیے وقت تھا۔ ابھی تو اس نے دارم سائیں کی محبت کی نہ جانے کتنی بہاریں دیکھنی تھی۔ اس نے دارم کو دوبارہ فون تو نہیں کیا تھا لیکن اس کی نگاہ بھٹک کر دروازے کی جانب جا رہی تھی۔ وہ بےتابی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، اور ایک وہ تھا جو اتنا ظالم بنا ہوا تھا کہ واپسی کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ ہم نہ بار بار اس کے دروازے کی جانب دیکھنے پر مسکرا دیتی۔ اپنی بیٹی کا بےتابی سے شوہر کا انتظار کرنا انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی تھی جب اسے باہر سے مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ اسی کی آواز تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ بیٹا سائیں، آپ کا شوہر یہیں پر آئے گا، فکر نہ کریں، آرام سے بیٹھ جائیں۔ وہ دروازے تک آ گیا ہے، اندر بھی آ جائے گا۔ اصغر صاحب جو کب سے اسے دیکھ رہے تھے اس کے یوں اچانک کھڑے ہونے پر اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولے، جبکہ اس کی یہ حرکت زاوش اور گرنش کے ساتھ ساتھ سنان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ مہربانی، مجھے ان سے کچھ بات کرنی تھی، اسی لیے وہ کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے واپس بیٹھی جبکہ نکاح اب بھی دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اصغر شاہ کو کچھ دن پہلے تک
का अपना ये फैसला गलत लग रहा था, लेकिन नूर और दारम को एक दूसरे के साथ यूं मुतमईन देखकर वो भी अब रिलैक्स हो चुके थे। दारम साई ने अंदर कदम रखा तो नूर ने चोर निगाहों से उसे देखा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं, कैसे हैं आप? वो बाबा साईं से सलाम दुआ करते हुए एक निगाह दर पर डालकर सनान साईं के पास जा बैठा। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा साईं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी ने तुमसे कोई बात करनी थी, काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसने निगाहें दरवाजे पर ही जमा ली थी। हाँ बोलो बेटा साईं, बोलो क्या कहना चाहती थी? आ गया तुम्हारा शोहर, वो दारम को बताते हुए नूर से मुखातिब हुए तो वो हड़बड़ा सी गई। मैं तो कुछ नहीं, उसने घबराए हुए लहजे में उन्हें देखकर कहा, तो ना जाने क्यों दारुन के लोगों की खुराश में मुस्कुराहट गहरी हुई। बाबा साईं वो अकेले में बात करेगी। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मैंने सुना है रात आपका बीपी हाई हो गया था। वो उनका ध्यान अपनी जानिब करते हुए बोला, जबकि नूर की घबराहट में इजाफा हो रहा था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाबा साईं ने मुस्कुराते हुए कहा। दारम को खुशो-खुरम देखकर वो बेहद पुरसुकून थे। चलो शुक्र है अल्लाह पाक का। डर चलो मेरे कपड़े निकाल कर दो, मुझे फ्रेश होना है। उनके करीब से उठते हुए बोला तो नूर ने हाँ में सर हिला दिया और उसके पीछे चल दी। ताया साईं, ये नूर बड़ी जल्दी नहीं सुधर गई, मुझे तो लगा था कि ये अभी हमारे लिए मजीद मुश्किल करेगी, लेकिन दारम साईं ने तो उसे बड़ी जल्दी सीधा कर दिया। सनान उनके करीब झुकते हुए बेहद आहिस्ता आवाज में बोला, बेटा साईं, मोहब्बत हर मर्ज का इलाज है। नूर को मोहब्बत की जरूरत थी, तवज्जो की जरूरत थी, और इसकी माँ के पास इतना वक्त था नहीं कि वो इसे मोहब्बत और तवज्जो देती। ये उसकी नजरअंदाजी का शिकार हुई है। यहाँ हर कोई इससे मोहब्बत करता है, इसे चाहता है, इसके साथ वक्त गुजारना चाहता है। इतने बड़े मुल्क में वो तन्हा और अकेली थी, और ऐसे में इंसान की जहन में जो सोच आती है वो उसे ही सही तस्वुर करने लगता है। नूर ने भी हमारे बारे में बहुत गलत सोच रखा था, वो इस गलत को ही सही मानती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी गलत फहमी दूर हो रही है, वो हमें समझ रही है, इसीलिए उसका अंदाज और सोच बदल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है ताया साईं, वरना नूर को लेकर मैं काफी ज्यादा सोच में था कि आगे जाकर दारम साईं की जिंदगी कैसी होगी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि नूर अपनी और दारम साईं की शादी को कबूल कर चुकी है और काफी खुश भी लग रही है। सनान ने मुस्कुराते हुए कहा तो बाबा साईं ने भी हाँ में सर हिला दिया। वो उसके पीछे पीछे आते कमरे में दाखिल हुई थी। दारुन उसके आगे आगे चल रहा था। उसने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखे वो पीछे हो हुआ और अचानक ही दरवाजा बंद करते हुए उसने उसे बेहद करीब खींच लिया। तो तुम मेरी वापसी का इंतजार कर रही थी? उसके चेहरे पर झुकते हुए सवाल करने लगा। उसके लबों का बेलगाम लम्स वो अपने रुखसार पर महसूस कर रही थी। नहीं, मैं तो नहीं कर रही थी आपका इंतजार। वो तो बाबा साईं ने पूछा तो मैंने कह दिया कि आपसे कोई बात करनी है, लेकिन आप तो जानते हैं मैं भला आपसे क्या बात करूंगी। तो उसके कुर्ते के बटन के साथ खेलते हुए वो निगाहें चुराकर बोली तो दारम साईं के लबों पर बेसाख्ता तबस्सुम बिखर गया। अच्छा, अब तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी? उसने यकीन दहानी करनी चाहिए तो नूर ने फौरन हाँ में सर हिलाकर उसे यकीन दिलाया। चलो कोई बात नहीं, अगर इंतजार नहीं किया था तो क्या हुआ, मैं तो काफी जल्दी मैं घर वापिस आया हूँ। एक दो काम और भी थे जिन्हें तुम्हारी वजह से नजरअंदाज करना पड़ा, क्योंकि मुझे तुमसे एक बेहद जरूरी काम था। उसका नाजुक खूबसूरत चेहरा अपने हाथों में लिए वो उसके निचले लब को अपने अंगूठे से सहला रहा था। उसका लम्स नूर के अंदर गुदगुदी सी पैदा कर रहा था, एक अजीब सी हलचल उसे बेचैन कर रही थी, जबकि दारम शायद उसके अंदर की कैफियत को बहुत अच्छे तरीके से समझता था, तभी तो उसके सामने बिल्कुल रिलैक्स खड़ा अपनी बातें करने में मसरूफ था। कौन सा काम था आपको मुझसे बताएं? वो पूछने लगी, न जाने उसे कौन सा काम था। वो भी अपने बेहद जरूरी कामों को छोड़कर वो उसके लिए आ गया था। तलाशी लेनी थी जानम साईं तुम्हारे दिल की। मैंने सुना है कि तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हें मैं महसूस नहीं होता। तुम्हारे दिल के अंदर मैं नहीं रहता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ठीक से चेक कर लूं कि मैं तो तुम्हारे दिल के अंदर ही रहता हूँ, तो तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? हो सकता है तुम्हारे अंदर के सॉफ्टवेयर में कोई मसला हो गया हो, कहीं विंडो तो नहीं उड़ गई, चेक करना पड़ेगा। उसका दुपट्टा अलग करते हुए वो उसकी नाजुक कमर में दुपट्टा डालते उसे अपने बेहद करीब खींच चुका था, जबकि लब उसकी गर्दन पर बेलगाम छोड़ता वो जा बजा उसे अपनी शिद्दत से बेहाल करने लगा। वो जितना उससे दूर जाने की कोशिश करती, तारम उसके दुपट्टे और कमर के बीच का फासला उतना ही कम कर देता।
اس کے جا بجا لب سے وہ بے حال ہوتی اس کی باہوں میں بری طرح سے قید تھی جب اچانک تارم نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے اسے بیڈ کی طرف لایا۔ وہ آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹاتا خود بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ کر اس کے نازک وجود کو خود سے لگا چکا تھا۔ اب بتاؤ کیا کیا سارا دن، مجھے مس کیا یا نہیں؟ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ نہیں، میں نے تو آپ کو مس نہیں کیا، اس کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے شرارتی لہجے میں گویا ہوئی۔ کیا مطلب؟ تم نے مجھے بالکل بھی مس نہیں کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے ذرا سختی سے بولا تو نور اس کی بےتابی پر فوراً نام سر ہلاتے کھلکھلائی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میری محبتوں اور قربتوں نے ابھی تک تو ٹھیک سے اثر نہیں کیا تم پر۔ کوئی بات نہیں، اس بار ایسا لمس چھوڑوں گا کہ تمہاری روح بھی مجھے مس کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ وہ اس کے دونوں بازو تھام کر تکیے سے لگاتا اس کے اوپر اپنا سایہ سا بنا گیا۔ نہیں نہیں، میں نے مس کیا آپ کو تھوڑا سا۔ اس کی جسارتوں کو محسوس کرتے ہی وہ لائن پر آ گئی تھی۔ تھوڑا سا مس کرنے کا کیا فائدہ جانم سائیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تمہاری روح میرے انتظار میں تڑپ اٹھے تو میری واپسی کی دعائیں مانگو۔ میرا راستہ دیکھتے تمہاری آنکھیں کبھی نہ تھکیں۔ اس سے خود میں قید کیے وہ جا بجا اسی گردن پر اپنے لب رکھتا مدہوش لہجے میں بولا، بولو کب کرو گی اتنا مس مجھے؟ اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے چھوتے وہ اسے آزاد کرنے کے موڈ میں تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی سوال کرنا شاید ضروری تھا۔ لیکن شاید وہ شرم و حیا سے پگھلتی اس وقت جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اسی لیے اپنے ڈرس سے وجود کو اس کے سینے میں چھپاتے وہ آنکھیں موند گئی، جبکہ اس کی اس ادا پر مسکراتا وہ اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ اس سے جس سوال کا جواب مانگ رہا تھا وہ تو اس کے سامنے تھا، کیونکہ دروازے کے سامنے پار لگے شیشے سے وہ اس کی نگاہوں کو محسوس کر رہا تھا جو بری طرح سے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اندر لیٹ گیا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے انتظار دیکھ کر وہ اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ یہ اس کی خواہش تھی کہ وہ ہر روز اس کا اسی طریقے سے انتظار کرے۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، اس کی محبت ہر روز انتظار کرتی اسے یوں ہی اپنی پناہوں میں ملے گی اور وہ اسے خود میں سمیٹ لے گا۔ تو یہیں پہ ہم اپنی آج کے ایپیسوڈ کا اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلدی آنے کی کوشش کروں گی، اور آپ بھی دعا کیجیے گا کہ میں جلدی ریکارڈنگ کر سکوں۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔